अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम। तमाम जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनका मैं वालेकुम अस्सलाम। इस एक दिन के जो हमारी लेक्चर सीरीज है उसके जो लेक्चर नंबर 2, पोटेंशियल ऑफ यूनानी मेडिसिन इन डिफिकल्ट टू ट्रीट डिजीज, इस थीम के तहत हमने ये एक लेक्चर सीरीज में स्टार्ट की है। इसमें इससे पहला जो लेक्चर था हमारा वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम पर था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उसको 27 मिली और लोगों ने उसको बहुत पसंद भी किया। और काफ़ी जो हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं उससे उन्होंने इससे फ़ायदा भी उठाया और हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज भी आई। और उसके बाद लोगों ने हमें बारहा ये कहा भी कि नेक्स्ट लेक्चर जो है अलग अलग सजेशंस हमें दिए कि हमें किस तरह से और कौन से लेक्चर्स अरेंज करने हैं और इस प्लेटफॉर्म से हमें क्या आगे जो लेक्चर्स वो चाहते थे कुछ टॉपिक्स हमें बताए। उसमें से हमने एक नेक्स्ट टॉपिक ये फिर स्किन पर सिलेक्ट किया। अब चूंकि स्किन एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है, एक बहुत और बहुत सारी बीमारियां इसके तहत आती हैं। और फॉर्चुनेटली अच्छी बात ये है कि स्किन में जितना अच्छे रिजल्ट्स हमारे यूनानी से मिलते हैं और क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है, इसमें मैनेजमेंट नहीं है सिर्फ दूसरे पैथीज की तरह, हमारे यहाँ क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है। और तो हमने ये फैसला किया कि हम पहले इसका जनरल मैनेजमेंट किस तरह हम जो हमारे पास स्किन डिसऑर्डर के या अमराज जल्दिया के जो बीमारी हमारे पास आती हैं तो उसका जनरल मैनेजमेंट कैसे करें यूनानी मेडिसिन के थ्रू। तो इस सिलसिले में हमने इस लेक्चर को अरेंज किया जिसका टॉपिक आप लोगों ने फ्लायर पे देखा भी है जो हमने लगाया था। और उस टॉपिक को प्रेजेंट करने के लिए जो हमारे भी उस्ताद हैं और बहुत सारे जो जो हमारी जनरेशन है, 3 4 पीढ़ियों के उस्ताद वो हो चुके हैं माशाल्लाह। तो पिछली बार जो लेक्चर था वो भी हमने कोशिश की थी कि सर हमें वक्त देते हैं, लेकिन सर के पास वक्त नहीं था। तो आईबीएस पे लेक्चर हुआ और इस बार क्योंकि बहुत मुख्तसर वक्त सर के पास होता है इसलिए मैंने सर से ये रिक्वेस्ट की कि वो अपना इस लेक्चर को अरेंज और बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सर ने हमें टाइम दिया। हालांकि सर अभी भी सफर से जस्ट पहुंचे ही हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमें इसका टाइम दिया। तो ये लेक्चर सीरीज का जो पर्पज है मैं थोड़ी सी उस पर रोशनी डालने के लिए कि हमने क्यों ये लेक्चर सीरीज शुरू की, क्या इससे हमारा मोटिव है और आगे हम क्या करने वाले हैं इसमें। तो उस पर एक थोड़ी सी रोशनी डालने के लिए हमारे जो ऑल इंडिया यूनानी कॉन्फ्रेंस का जो प्लेटफॉर्म है इसके हमारे जो राजस्थान स्टेट यूनिट के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर शौकत अली अंसारी सर, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि बहुत शॉर्ट में बता दें कि हम इस जो प्लेटफॉर्म को हम यूज कर रहे हैं और क्या हम इसमें करने वाले हैं इस लेक्चर सीरीज के थ्रू, हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। डॉक्टर शौकत सर अगर अवेलेबल हैं या उनका कोई प्री रिकॉर्डेड मैसेज डॉक्टर आरुण के पास है तो वो एक बार उसको चला दें, उसके बाद हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते रहें। बी कॉन्फ्रेंस राजस्थान की तरफ से मैं तमाम शुरका का इस्तकबाल करता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि हमने जो सिलसिला शुरू किया है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबी आगे बढ़ता चला जा रहा है। आज के हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं प्रोफेसर डॉक्टर जुल्किफिल साहब, उनकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं। माशाअल्लाह वो NIUM के प्रोफेसर हैं और इस वक्त नेशनल इंस्टीट्यूट बेंगलोर के ओएसडी हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट गाज़ियाबाद में जो इस्टेब्लिश है उसके ओएसडी हैं। हमारे बड़े भाई हैं, UG के अंदर भी हमारे से सीनियर थे और PG के अंदर भी हमारे से सीनियर्स थे। कुल्लियात तिब के अंदर अगर किसी ने क्लिनिकल सब्जेक्ट पे MD किया है तो हमारे वो प्रोफेसर डॉक्टर जुल्किफिल साहब हैं और उन्हीं के रास्ते पे चलते हुए हमने भी कोशिश की है कि हमारा भी वर्क उसी अंदाज से हो। बहरहाल उनका जो काम है वो काबिल सताइश है। हमारे आपके बीच वो बहुत जल्द अभी तशरीफ़ ला रहे हैं और आपसे गुफ्तगू करेंगे, अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। मैं इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया सर। ये हमारे ऑल इंडिया यूनानी कॉन्फ्रेंस
कि प्रेसिडेंट डॉक्टर शौकत अली अंसारी, एक्स ओएसडी एंड सीनियर मेडिकल ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हैं, इन्होंने अपना एक मैसेज कन्वे किया इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। और जैसा कि सर ने बताया कि हमारे जो आज के स्पीकर हैं वो किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में सर के स्कॉलर्स, सर के बनाए हुए स्कॉलर्स मौजूद हैं, टीचिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अपने आप में सर एक इंस्टीट्यूशन है, और मैं खुद भी सर का ही शागिर्द रहा हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी है कि सर ने मुझे वक्त दिया और हम सब इससे फैज़याब हूँ। मैं इस प्रेजेंटेशन के ताल्लुक से एक बात आपसे अर्ज कर दूं, क्योंकि बहुत कम टाइम होता है सर के पास, तो और सर सफ़र में थे, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सर नहीं करेंगे, ओरल प्रेजेंटेशन देंगे, इसलिए बहुत कीनली आपको सुनना है। और मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर के थ्रू जो हमारा ये टॉपिक है आज का, मैनेजमेंट ऑफ स्किन डिसऑर्डर्स थ्रू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन के जरिए हम कैसे मैनेज कर सकते हैं स्किन डिसऑर्डर्स को, या उसूल इलाज कैसे बनाएंगे, स्किल सीखने की जरूरत है कि हमें। तो मैं सर से दरखास्त करूंगा, अगर सर मौजूद हैं तो अपना प्रेजेंटेशन आप आए, तशरीफ लाएं, अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें। और सर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये है कि अभी आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन गाजियाबाद में ओएसडी की जिम्मेदारियां आए हुए हैं। आप डायरेक्टर इंचार्ज भी रह चुके हैं, एचओडी रह चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ कुलियात के, एचओडी रह चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ तहफ़्फ़ुज़ी व समाजी तिब के, और हजार प्रेजेंटेशन आप कर चुके हैं। अनकाउंटेबल आपके जो हैं पेपर प्रेजेंटेशन हैं, लेक्चर्स हैं, उनका मैं यहाँ जिक्र नहीं करना चाहिए, बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो बस मैं सर से दरखास्त करूंगा और सभी पार्टिसिपेंट से मैं कहूंगा, चूंकि ये ओरल प्रेजेंटेशन है सर का, तो उसको बहुत कीनली सुने, अपने नोट्स भी बना सकते हैं। और मैं सर से दरखास्त करूँ, सर तशरीफ लाएं और अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करें। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। जी सर। जी आप ऑडिबल है सर, आप अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें। डॉक्टर हारून सर का जो आवाज आ स्क्रीन रही है है? वो ऑन करें। जी सर, आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा, वो स्टार्ट माय वीडियो दो भाई। जी अस्सलाम सर। वालेकुम। वालेकुम भाई अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। बहरहाल, अब जब से मैं कुछ बता दूं कि गाजियाबाद जब से आया हूँ, मास्टर कम डॉक्टर ज्यादा हो गया हूँ। पहले टीचर था, अब यहाँ आने के बाद से डॉक्टर हो गया हूँ ज्यादा। तो इसलिए कुछ बातें आपको क्लिनिक से मुतालिक इंशाल्लाह बता पाऊंगा, जिसकी वजह यही है कि मैं डॉक्टर ज्यादा हो गया हूँ। रही बात भाई है कि पढ़ने पढ़ाने का तो सिलसिला जब से यहाँ आया हूँ तब से करीब करीब खत्म सा ही हो गया है, क्योंकि अपना कोई यहाँ ऐसा स्कॉलर है मेरे पास के जिसे मैं कुछ बताता हूँ। तो आज आप लोगों से इस प्लेटफॉर्म के जरिए से मौका मिलेगा आप लोगों से बात करने का, तो इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि कुछ चीजें आप तक पहुंचा सकूं। तो आज जो मेरा जो खास मकसद है आज आप लोगों से ये इस प्लेटफॉर्म पर बात करने का, वो ये है कि मैं आप लोगों को कुछ तिब के उन फलसफों से मुतारिफ कराऊं कि जो आपको क्लिनिक में बहुत काम आते हैं, या जिनकी बुनियाद पर हम लोग जो है वो उन्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो तिब्बी फलसफे जितने भी हैं, जब तक हम उनकी स्टडी नहीं करते या उन्हें जब तक हम समझते नहीं है, तब तक जो है ना हम लोग सही से प्रैक्टिस नहीं कर पाते, या उसूल इलाज जो है वो मुरतब हमसे नहीं हो पाता। और एक बात ये याद रखिए डॉक्टर साहब आप लोग सब, कि अगर हमारा उसूल इलाज सही है तो फिर इंशाल्लाह रिजल्ट भी आएगा। तो हमें सबसे पहले जो कोशिश करनी चाहिए वो इस बात की करनी चाहिए कि हम एक ऐसा नजरिया अपने जहन में उस मर्ज का बिठाएं, या उसके नजरिए से मतलब मेरा ये है कि हम जो भी मरीज हमारे पास आ रहा है उसके मर्ज से मुतालिक हम तिब्बी तशखीस या तिब्बी फलसफा अपने जहन में बनाएं। और जब उस फलसफे को हम बना लें तो फिर उसकी बुनियाद पर हमें
अपना उसूल इलाज मुरतब करना चाहिए, और फिर उस उसूल इलाज के तहत हमें अद्विया का इंतखाब करके वो दवाएं देनी चाहिए। तो फिर हमारा जो रिजल्ट होता है उसमें इंशाल्लाह ज्यादा बेहतराई की उम्मीद होती है, बनिस्बत इसके कि हम यूं ही कोई भी मरीज आया और उसे मरीज के से मुतालिक अपने मॉडर्न मेडिसिन के या जो भी वो लेके हमारे पास इन्वेस्टिगेशन आ गया, उन इन्वेस्टिगेशन पर बुनियाद बना करके अपना इलाज शुरू कर दे। तो बेशतर आज की जो मैं देखता हूँ सबसे बड़ी दुश्वारी हमारे प्रैक्टिशनर में है, वो अब आया यही है है कि हम लोग जो है ना तशखीस करना चाहते हैं उन इन्वेस्टिगेशन के बेस पर के जो इन्वेस्टिगेशन लेकर मरीज हमारे पास आ रहा है। तो और फिर हम कोशिश करते हैं कि इस मर्ज का जो ये मॉडर्न वालों ने बताया है, इस मर्ज का हम इलाज जो है वो तिब की बुनियाद पर कर लें। तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। तो सबसे पहली जो मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से वो ये है कि आप ऐसे इस प्रैक्टिस से अपने आप को दूर रखें। ठीक है, मरीज आपके पास लेकर इन्वेस्टिगेशन की फाइल आया है, आप उसे देख लीजिए, लेकिन तशखीस आपकी अपनी होनी चाहिए। और उस तशखीस को बनाने के लिए जो आपको कुल्लियाती एस्पेक्ट उस बीमारी का है उसे जहन में रखना चाहिए। जब आप कुल्लियात की बुनियाद पर किसी भी मर्ज की तशखीस कर लेंगे तो फिर आपको यकीनन रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि प्रैक्टिस में जो आजकल अक्सर आप क्या भाई सभी लोग यही करते हैं कि बस एक जो राइज इलाज है वो राइज इलाज को पकड़ करके हम लोग चलते हैं। मिसाल के तौर पर यह है कि भाई कोई भी स्किन डिजीज आई, मुसफ़ियात एकदम, कोई भी जीआईटी की प्रॉब्लम आ गई तो हमने एक मखसूस जवारिश को बना रखा है कि भाई ये जवारिश देनी है, माजून को ही देना है। तो ये जो राइज राइज इलाज है, ये राइज इलाज है, कामयाब भी है ये, लेकिन हर मरीज में इनसे आपको नतीजा नहीं मिल सकता। तो इसलिए हमें बार मरतबा सिफत उठानी पड़ती है अपने आप से। हम ये सोचते हैं कि भाई तिब में जो है ना ये चीजें शायद बेहतर तरह से इसका इलाज मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैंने तो फला फला माजून दे के देखा था, उससे कुछ हुआ नहीं। तो उसमें माजून की गलती ना तिब की गलती है, उसमें गलती हमारी सिर्फ इतनी है कि हमने अपना दिमाग इस्तेमाल किया ही नहीं उस चीज तक पहुंचने के लिए पहुंचना था जिस। तो इसलिए हमें जरूरत होती है इस बात की, सबसे पहले जो मैं जोर दे रहा हूँ आपको बार बार इसी चीज पर दे रहा हूँ कि सबसे पहले जो भी मरीज आता है, जो भी मर्ज लेके आता है, वो उसकी तिब्बी तशखीस लाजमी है। और तिब्बी तशखीस में भी ये बिल्कुल जिद ना करें आप लोग कि इसकी हतमी तशखीस होनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पर किसी चीज का आजकल आप देखते होंगे खासतौर पर मॉडर्न मेडिसिन में ये एक ट्रेंड चला हुआ है पैथोलॉजी में कि हर क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गए हैं। मतलब माइक्रो लेवल पर क्लासिफिकेशन, सेलुलर लेवल पर क्लासिफिकेशन, हिसाब सेल लंबी है तो ये कहेंगे, चौड़ी है तो ये कहेंगे, चपटी है तो ये कहेंगे। तो इन तमाम इस तरह के जो क्लासिफिकेशन है इनसे नॉलेज में तो इजाफा हुआ है, नो डाउट, लेकिन इससे ना तो कोई इलाज में कोई बेहतराई आई है। हाँ, अलबत्ता ये जरूर हुआ है कि उस डिजीज को समझने में हमें और ज्यादा दुश्वारी होने लगी है। तो अब जैसे साफ सूरियसिस, अब सूरियसिस का आप अगर क्लासिफिकेशन पढ़ने लगे तो 20 किस्म के सूरियसिस आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, लेकिन उन सबका आउटकम क्या है? आउटकम उनका ये है कि आपको इलाज वही इम्यूनो सप्रेशन से करना है। तो फिर मतलब फायदा क्या हुआ उस चीज का? तो इसलिए मैं ऐसे नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस जो ज्यादा बड़ी तकसीम है अमराज की, उस तकसीम में बहुत ज्यादा उलझना नहीं चाहिए। बस ये है कि हमें कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि मौजूदा जो हालत है मरीज की, उस मौजूदा हालत के ऊपर हमें तिब्बी फलसफे की बुनियाद पर अपने कुल्लियात की बुनियाद पर जिसे कहते हैं कुल्लियाती एक अपना उसका खाका अपने जहन में आप बनाए।
और उस कुल्लियाती खाके को जहन में बना करके फिर आप जो है ना वो इलाज मुरतब करें। अब मिसाल के तौर पर ये है कि भाई हम लोगों के प्रैक्टिस में अमूमन हम लोग जो है ना इसी के पीछे भागते हैं सबसे पहले के साहब मुंजिल और मुशिल। चलो भाई मुंजिल मुशिल छोड़ दिया तो हिजामा कर लो, लीच कर लो। तो ये सब चीजें अपनी जगह कामयाब हैं, लेकिन ये कामयाब सिर्फ उसी सूरत में होंगी कि जब हम इनका सही इस्तेमाल करेंगे। अगर हम सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर इनके हमें वो नतायज जो हम तवक्को रखते हैं वो तवक्को के मुताबिक नतायज इसके नहीं मिल पाते। तो ये तो एक तमहीद के तौर पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन जो सबसे अहम बात है स्किन डिसऑर्डर में या किसी भी डिसऑर्डर में, खास तौर पर जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं उनमें और स्किन डिसऑर्डर हैं इनमें, तिब का एक बुनियादी उसूल ये है कि कोई भी कुव्वत या कोई भी फेल जो कुव्वत नफसानिया के ताबे हो या कुव्वत हैवानिया के ताबे हो, वो खराब नहीं हो सकता जब तक के कुव्वत तबीया खराब ना हो जाए। या इसका दूसरा यूं समझ लिए कि ऑल स्किन एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आर सेकेंडरी टू द कुव्वत तबीया, डिस्टर्बेंस ऑफ द कुव्वत तबीया। तो इसलिए सबसे पहली जो कोशिश होनी चाहिए वो हमें ये देखना चाहिए कि कुव्वत तबीया के अफाल किस हद तक दुरुस्त है, क्योंकि ये जितनी भी बीमारियां होना है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो या स्किन डिसऑर्डर हो या गुदूद के डिसऑर्डर हो या कुव्वत हैवानिया के डिसऑर्डर हो, खास तौर पर वेस्कुलर डिजीज जिसमें आता है, तो ये तमाम की तमाम सेकेंडरी होती हैं, प्राइमरी ये नहीं होती। ये तिब का एक उसूल है या एक तिब का फलसफा है। तो अब अगर इस फलसफे को आप समझ लें अच्छी तरह से और फिर इस पर आप अमल करें, तो मैं समझता हूं कि आपको हर इन न्यूरोलॉजिकल डिजीज में, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। अब जैसे आपको मैं छोटी सी एक मिसाल दे के बता रहा हूँ कि कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर में अगर आप डिसलिपिडीमिया देखें, तो डिसलिपिडीमिया जो है ना वो ठीक है, आप उसे आज यूं कह दे कि भाई ये कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है, लेकिन वो बुनियादी तौर पर डाइजेस्टिव ही प्रॉब्लम है, वैस्कुलर डाइजेशन की ही खराबी की प्रॉब्लम है। तो या यूं कहो, आप अभी से वैस्कुलर डाइजेशन ना कह के आप यूं कहो कि ये उस कुव्वत तबीया की खराबी है जिसके चार हुजूम हैं। अब उन चार हुजूम में से कौन सा हजम खराब हुआ है, ये बात फिर सानवी तौर पर आ जाती है। लेकिन पहले हजम खराब होगा या पहले कुव्वत तबीया के अफाल में खराबी आएगी, उसके बाद फिर कुव्वत हैवानिया और कुव्वत नफसानिया के अफाल जो है वो खराब होते हैं। इसीलिए बात मतलब आपने देखा होगा या पढ़ा होगा कहीं किताबों में। हेलो। जी सर, आप ऑडिबल हैं, बोलिए सर। अच्छा, तो बीच में कुछ आवाज आई थी मगर शायद कुछ। जी सर, माइक ऑफ रखिए सर। चलिए ठीक है, तो मैं क्या क्या, क्या बता रहा था आप लोगों को? तो हाँ, मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि ये डिसलिपिडीमिया जो है ये है क्या, ये असल में उस अजगाय चरबिया के हजम की ही तो खराबी है जो वेस्कुलर लेवल पर हुई है। तो आप इसे हजम सोयम के या वेस्कुलर हजम की ही तो खराबी कहेंगे ना। अब उसकी खराबी के बाद उसने फिर वेसिल्स के अंदर कुछ किया, वो बात एक सानवी ही हुई। तो इस तरह से मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये तिब का जो एक ये फलसफा है, इसके अंदर बहुत सी बातें छिपी हुई हैं जिन्हें हमें गौर करना चाहिए। तो इसी तरह से मुख्तलिफ किस्म के जो अमराज हैं तिब में, उनके कुछ इस तरह के बुनियादी उसूल बताए गए हैं कि जिनके उसूल पर हम उन्हें एड्रेस हमें उन्हें करना चाहिए। तो इसीलिए तमाम जितनी भी बीमारियां तिब में हैं, या यूं कहिए कि आप तिब जो है बीमारियों का ताल्लुक जहां बहुत से और असबाब है, लेकिन उनमें सबसे अहम सबब जो है वो गिजा है। यानी हर मर्ज का ताल्लुक बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर गिजा से होना है।
तो बाज अतिब्बा ने तो ये भी लिखा है कि तमाम अमराज जो है उनकी जड़ जो है वो गिजा है। कुछ ने ये लिखा है कि तमाम अमराज उम्मुल अमराज मैदा है। कुछ ने ये लिखा है कि उम्मुल अमराज कब्ज है। तो ये तमाम चीजें अगर आप देखें, उम्मुल अमराज जब मैदे को कहा जा रहा है तो मैदे का फेल क्या है? मैदे का फेल भी वही हजम है। अच्छा, उम्मुल अमराज अगर तबीयत तबीयत को कहा जा रहा है तो तबीयत जहां उम्मुल अमराज कहला रही है वहां वो तबीयत अमा से मुराद है उसकी। तो अगर आप लोगों ने कभी किताब तहजीर पढ़ी हो तो उसमें हिफ्ज़ान सेहत के लिए तलय्युन ने तबा को सबसे अहम जुज के तौर पर उसने लिखा है, और उसका एक उसने नुस्खा भी लिखा है उसमें। तो जब हम इस तरफ देखेंगे आपको कि ये क्यों इन्हें उम्मुल अबराज कहा गया, कब्ज को क्यों उम्मुल अबराज कहा गया, इसे मैदे को क्यों उम्मुल अबराज कहा गया, और बुकरात ने ये क्यों कह दिया कि वो मरीज जिसे भूख लगती है उस सेहतमंद से अच्छा है कि जिसे भूख नहीं लगती। तो ये तमाम चीजें जब आप देखोगे तो इनके पीछे जो एक फलसफा है वो वही फलसफा है कि जिसकी कुव्वत तबीया दुरुस्त है वो उतना ही सेहतमंद रहेगा, या सेहत के लिए कुव्वत तबीया की दुरुस्तगी सबसे बुनियादी चीज है। तो इसलिए जब आप ये देखेंगे तो सबसे अब कुव्वत तबीया का माकज क्या है, या कुव्वत तबीया का मादा क्या है, वो गिजा है। तो इसका मतलब ये समझिए कि आप एक ये बैरूनी सबब हो गया गिजा, और एक अंदरूनी सबब हो गया ये कुव्वत तबीया। तो इन दोनों के फेल को अगर हम काबू कर लें, फेल को हम दुरुस्त कर लें, तो फिर हम जो है ना एक यकीनन बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं कि जिनसे हम महफूज रह सकते हैं। तो अब गिजा का अगर हम ये माने कि गिजा जो है वो उम्मुल अमराज, यानी तमाम अमराज का ताल्लुक बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर गिजा से ही होना है, तो वो गिजा से कैसे होगा? तो जब गिजा दाखिल होती है, आप लोगों को सभी को पता है कि हर हजम का एक फुजला है। अगर वो फुजला खारिज होता रहता है तो फिर कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन अगर किसी भी हजम के फुजलात के इखराज में कभी भी कोई खराबी आ जाए तो उस फुजले को, जो फुजला जिस्म में मोहतबिस हो गया है, उस मोहतबिस फुजले को अगर तबीयत ठीक ठाक है, कवी है, तो वो उसे दफा करना उसका काम है। तबीयत का जो सबसे बड़ा एक काम वो यही है। तो जब तबीयत जो है ना वो कायम रखती है एतदाल को, तो एतदाल को कायम रखने के लिए तबीयत के पास जो 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 भी वसाइल हैं, तो उनमें से एक वसीला इखराज भी है। तो इखराज के जरिए से या एतवाज के जरिए से गिजाई अज्जा को रोकना, और इस्तफराक के जरिए से गिजा के फुजलात को दफा करना, ये तबीयत का एक ऐसा आला है कि जिसके जरिए से वो मिजाजी एतदाल को या कुआ के एतदाल को या कुआ के अफाल को कायम रखने में इस्तेमाल करती। तो अच्छा, अब ये मानते ही है कि भाई तबीयत जो है वो मुआलिज है। तो जब तबीयत मुआलिज है तो उस वो जो करती है वो इलाज के लिए या सेहत को बरकरार रखने के लिए ही करती है। तो हमें सबसे पहले जो ये कहा जाता है कि भाई तबीयत की मुआवनत करें हम, तो तबीयत की जो मुआवनत हम उस वक्त कर पाएंगे कि जब हमें ये पता होगा कि तबीयत किन किन वसाइल को और किन किन चीजों को इस्तेमाल कर रही है मिजाजी एतदाल के लिए। तो सेहत जो है, जहाँ मिजाजी एतदाल का नाम है वहीं साख्त की दुरुस्तगी का भी नाम है, वहीं बाकी जो उमूर तबीया है, रुकनी दुरुस्तगी है भाई, किल्ती दुरुस्तगी है, ये तमाम चीजें, तो सेहत जो है तिब के लिहाज से एक नहीं है, बल्कि सेहत हमारे लिहाज से, तिब के लिहाज से कम 7 किस्में तो सेहत की हैं ही हैं, जो कि उमूर तबीया है। तो उमूर तबीया जितनी उतनी सेहत है। तो हम क्या जानते हैं? हम सिर्फ खिलती सेहत से बहस करते हैं या मिजाजी सेहत से बहस करते हैं। हम कभी भी रुकनी सेहत या उजवी सेहत या कुआ की सेहत या रूह की सेहत के ताल्लुक से हम बात करते ही नहीं है। हम बात करते हैं कहा कि सेहत की तारीफ जो है वो अतिब्बा ने अफाल के तनाजुर से की है या अफाल के ताल्लुक से की है,
और इसका मतलब ये नहीं है कि तिब्बा को ये पता नहीं था। अफआल जो है उमूर तबिया में सबसे आखिर में आते हैं। तो जब सबसे आखिर वाली चीज के ताल्लुक से कोई चीज कही जाती है तो उससे मकसद या उसमें छुपा हुआ राज यही होता है कि उससे पेश करके जो भी चीजें हैं वो दुरुस्त होंगी। तो अफआल दुरुस्त कब होंगे? जब रूह दुरुस्त होगी। रूह दुरुस्त कब होगी? जब कुआ दुरुस्त होंगे। कुआ दुरुस्त कब होंगे? जब साख दुरुस्त होगी। साख दुरुस्त कब होगी? जब अखलाक दुरुस्त होंगे। अखलाक दुरुस्त कब होंगे? जब मिजाज दुरुस्त होगा। मिजाज दुरुस्त कब होगा? जब अरकान दुरुस्त होंगे। तो अब इनमें से हम लोग जो खास तौर पर दो ही पर तवज्जो रखते हैं, फिल्ती सेहत के ऊपर और मिजाजी सेहत के ऊपर। और इसीलिए हमारे जो प्रैक्टिशनर है खास तौर पर और मेविन तलबा भी, उन्हें बस ये पता होता है बेचारों को कि भाई ये हमारे यहाँ अमराज दो ही तरह के हैं, मिजाज के और अखलाक के। तो हम इसलिए खिल्त की दुरुस्तगी की तरफ ज्यादा तवज्जो करते हैं या मिजाज की दुरुस्तगी की तरफ ज्यादा तवज्जो करते हैं। बात ठीक है, किसी हद तक ये करनी भी चाहिए। लेकिन जब भी ये बात है कि बिल्कुल आप गांठ बांध ले इस बात की, इसे लिख के रख लो कि मिजाज की दुरुस्तगी या ना दुरुस्तगी जब भी होगी तो वो अपने बाद वाले तमाम उमूर में कुछ ना कुछ खलल वाक़ जरूर कर देती है। अगर मिजाज खराब होगा ये मुमकिन ही नहीं है कि अखलाक जो है वो दुरुस्त रह जाए। और अखलाक अगर दुरुस्त नहीं है तो ये मुमकिन ही नहीं है कि साख्त दुरुस्त हो जाए। क्योंकि अखलाक का बुनियादी मकसद क्या है? आज़ा को गिजा फराहम करना। तो जब आज़ा को गिजा सही फराहम नहीं होगी तो ये मुमकिन ही नहीं है कि उनकी सेहत कायम रह जाए। क्योंकि गिजा का मकसद क्या है? बदले मा ताल्लुल, यानी जो चीज डिजोल्व हो गई या तहलील हो गई है उसका बदल फराहम करेंगे आप। तो जब बदल सही फराहम नहीं करेंगे तो फिर जाहिर है कि वो साख खराब होगी। अब उस साख की खराबी को हम देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं ये बात अलहदा हो जाती है। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि कोई उज्व किसी गैर तबई खिल्त से गिजा हासिल करे और वो उसकी साख्त दुरुस्त हो या उसके अफाल दुरुस्त रह जाए, ये मुमकिन ही नहीं है। अब जब साख्त में कोई भी खराबी आएगी, वो खराबी जाहिरी हो या मख्फी हो, तो उस उज्व में या उस साख्त में मुतमक्किन कुवा दुरुस्त रह जाए ये मुमकिन नहीं है। फिर जब कुआ दुरुस्त नहीं होते तो अरवाद भी दुरुस्त नहीं रहते, तो फिर अफाल भी दुरुस्त नहीं रहेंगे। तो इस तरह से जो अफआल के तनाजुर में या अफआल के ताल्लुक से की गई सेहत की तारीफ है वो अपने आप में अपने से माकबल 6 उमूर को दुरुस्त मानते हुए की गई है। या यूं कह लो कि जैसे कभी कभी फिजिक्स में कहा जाता है ना कि सपोज, तो इट इज एज्यूम्ड दैट ऑल प्रीसीडिंग फैक्टर्स आर नॉर्मल, देन फंक्शन विल बी नॉर्मल। तो जब फंक्शन नॉर्मल होंगे तो वो सेहत कुल्ली होगी, सेहत जुजवी नहीं। तो ये जो सेहत कुल्ली को कायम रखने के लिए इससे पेशर के जो ये उमूर हैं इन पर जरूर ध्यान देना चाहिए। तो इसीलिए आज आप, अगर आज आप देखें तो ये जो बंडल आता है ना हमारे पास, लाल पैथोलॉजी लैब का या इस लैब का उस लैब का, उसमें बहुत से ऐसे इन्वेस्टिगेशन है कि जो पहले जिनका पता भी नहीं था, आज उन चीजों को अहमियत दी जाने लगी है। तो वो अहमियत जो उन्हें दी जा रही है वो इसीलिए दी जा रही है कि सेहत का जो तस्वुर है वो अब थोड़ा वसी होता जा रहा है। तो अब कुछ दिनों में मुमकिन है कि विटामिन की भी हेल्थ आने लगे, मतलब स्पिरिचुअल हेल्थ, विटामिन हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, ये सब चीजें आ जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। तो अब यहाँ आज जो बात होनी है वो होनी है जिल्दी अमराज के ऊपर। तो अब जिल्द भी एक उज्व है और ये काबिल उज्व है। सबसे बड़ी जो बात है स्किन की वो ये, यानी काबिल से मतलब जिसके अंदर कबूल करने की सलाहियत होती है। और तबीयत के लिए ये एक ऐसा उज्व है कि जो पुरखला उज्व होने की वजह से मवाद को कबूल करने के लिए मुस्तैद है। तो सबसे पहले तो आप जिल्द के बारे में ये दो चीजें याद रख लें कि ये काबिल है और मुस्तैद है।
मुस्तैद किसके लिए है, यानी इट इज ससेप्टेबल टू एक्सेप्ट द वेस्ट। तो तबीयत के लिए एक ऐसा मकाम है कि जिस तरफ तबीयत फुजलात को आसानी के साथ दफा कर देती है। तो इसीलिए आप ये अगर कभी गौर करें ना, आपके ये जो सप्रेशन किया जाता है स्किन डिजीज में, अमूमन आपने देखा होगा कि ये इम्यून सप्रेशन करते हैं मॉडर्न वाले। तो वो इम्यून सप्रेशन क्या है एक्चुअली, वो यही है कि जब तक तबीयत कवी है तब तक स्किन डिजीज होने के इम्कानात भी कवी हैं। अगर तबीयत ज़ईफ हो जाए या तबीयत इस काबिल ना रहे कि वो फुजलात को दफा कर सके तो स्किन डिजीज नहीं होगी। तो एक ये बात आप गांठ बांध ले इसकी, कि तबीयत जितनी कवी होगी उतने ही शदीद जल्दी अमराज होंगे, उतना ही इयादा जल्दी अमराज में होगा जितनी तबीयत कवी होगी। अब यहाँ ये तो ये हो गया कि तबीयत कवी है। तो तबीयत कवी है तो उसे जब वो दूसरे मसालिक नहीं पाती फुजलात को खारिज करने के, तो वो उसने जिल्द की तरफ दफा कर देती। तो उसके या यूं कहिए कि आप उसके करीब तरीन जो मसालिक उसे मिलते हैं या करीब तरीन जो जगह फराहम होती है तबीयत को मवाद के, उसके लिए वो जिल्द हो जाती है। तो दूसरी बात यह है कि ये फुजलात जो तबीयत दफा कर रही है वो आए कहाँ से। इज़ा का ही से बनता है। कोई फुजला जिस्म में पैदा नहीं होता। अक्सर फुजलात वही है कि जो गिजा जो फुजलात होते हैं उनसे ही बनते हैं, या गिजा के हजम के बाद जो फुजलात होते हैं या जो अज्जा गिजा में ऐसे होते हैं कि जो हजम को कबूल नहीं कर पाते, वही फुजलात बनाते हैं। और ये आपको पता ही है कि गिजाई मुस्तहील होती है अखलात में। तो अब अखलात में भी वो कह लो आप, जब जो गिजा का हिस्सा अखलात में मुस्तहील नहीं हो पाया वही फुजला है। अब उस फुजले का एक जिस्म का एक निज़ाम है उन्हें खारिज करने का। तो इस तरह से दो चीजें हो जाएंगी आपके पास, एक हो जाएगी तबीयत और एक हो जाएगी गिजा। तो गिजा से वो फुजलात बनेंगे जिन्हें तबीयत जिल्द की तरफ दफा करती है। अब जिल्द के बाद फिर जब जिल्द की तरफ दफा हुए तो जिल्द भी फिर उन्हें खारिज करती है। अब ये जो फुजलात बनते हैं ये दो तरह के होते हैं, या तो ये इनके एक अज्जा तो वो होते हैं कि जो रकीक होते हैं, और एक अज्जा वो होते हैं कि जो गलीज होते हैं। अब यहाँ जो प्रॉब्लम शुरू होती है वो यहाँ से होती है कि जो रकीक अज्जा होते हैं वो रकीक अज्जा अमूमन तहलील हो जाते हैं, यानी वो बुखारात की शक्ल में जिल्दी मसामात से खारिज हो जाते हैं। लेकिन जो गलीज होते हैं वो गलीज अज्जा या गलीज फुजलात उन मसामात से आसानी के साथ नहीं गुजर पाते, इसलिए वो उसमें ठहर जाते हैं और ठहरने के बाद मसामात को भी वो मजदूद कर देते हैं। और जब मसामात को मजदूद कर देते हैं तो फिर उनका इज्तिमा उस जगह पर जहां उन्हें दफा किया गया है वो होने लगता है। अब इनकी जो कैफियत है फुजलात की, उस कैफियत के लिहाज से मर्ज लाहक होगा। अब ये रकीक फुजलात हैं या गलीज फुजलात हैं, ये इनमें लजा है या नहीं है। अब लजा है तो वो कितनी है, अब उसके हिसाब से इनके अमराज और उससे मुतालिक जो अलामात आएंगी वो जाहिर होंगी। अब वो कभी कभी ये कि उसमें जो फुजला है फिर वो उस फुजले में कभी कभी अक्काल कैफियत आ जाती है। तो अगर अक्काल कैफियत आई तो वो यकीनन जिल्द की साख्तों को जो है वो तहलील करके वहां जख्म की शक्ल में जाहिर होगा। तो इस तरह से बहरहाल ये चीज के मर्ज क्या होगा ये मुनहसिर है कि मादे की कैफियत क्या है। अब जैसे अगर आप देखें कि 14वीं मादे से होने वाले अमराज में ये कि सौदा के किवाम के लिहाज से हो जाता है कि वो दाद होगा या मस्सा होगा। तो दाद और मस्से दोनों को अतिब्बा 14वीं अमराज में रखते हैं, लेकिन दोनों एक नहीं है।
तो वो दोनों एक क्यों नहीं है? दोनों की एक ना होने की वजह सिर्फ इतनी सी है कि सौदा का जो कीवाम है वो अगर थोड़ा सा उसमें दिक्कत आ जाए तो शदाद हो जाएगा, थोड़ा सा वही गलीज हो जाए तो वो मस्से की शक्ल इख्तियार कर लेता है, या यूं कह लो कि वो थोड़ा सा और सख्त होकर के जाहिर हो जाता है, और अगर रकीक है तो थोड़ा सा फैल के जाहिर होता है। अब तो इस तरह से अगर आप जल्दी अमराज में देखो तो जल्दी अमराज में सबसे बड़ा किरदार गिजा का ही है। तो जितनी ऐसी गिजाएं हैं कि जिनसे हजम यानी चौथे हजम में फुजलात ज्यादा बनते हैं, या जिनकी कीवाम जो है वो गलीज होता है गिजाओं का, उन गिजाओं से ऐसे फुजलात बनते हैं कि जिनका कीवाम भी गलीज होता है और उनका इखराज फिर आसान नहीं होता। तो इसलिए सबसे पहली जो चीज होती है स्किन के अमराज में, वो गिजा पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि वो मरीज कौन सी गिजा ऐसी है कि जो वो ले रहा हो और मुदावमत के साथ लेता है, या मुस्तकिल वो एक किसी एक खास गिजा को इस्तेमाल कर रहा होता है। तो जो गिजा वो इस्तेमाल कर रहा है उस गिजा की कैफियत क्या है, तो अगर उस कैफियत की तरफ आप ध्यान देंगे तो आपको यकीनन कोई ना कोई क्लू मिलेगा उसमें, कि जिससे आपको ये अंदाजा होगा कि हाँ नहीं भाई, इस गिजा के में ये इस तरह से इसे तैयार कर रहा है, या इस तरह की गिजा ये खा रहा है जिससे इस तरह के फुजलात बन रहे हैं। अच्छा, जो अगर आप गिजा पर ध्यान नहीं देंगे और गिजा में कोई तसर्रुफ नहीं कर पा रहे हैं आप सही से, तो फिर ये आप यकीन जानिए कि किसी भी स्किन डिजीज का आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, और अगर मिलेगा भी तो उसमें रिकरेंस जरूर होना है। तो रिकरेंस का जो मामला है वो इस चीज पर मुनहसिर है कि गिजा मरीज की आपने मॉडिफाई करी है या नहीं करी है, और अगर मॉडिफाई नहीं करी है तो फिर यकीनन होगा। अब मिसाल के तौर पर ये समझिए कि जो मसूर की दाल है, मसूर की दाल को तिब्बा ने चौदहवीं गिजाओं में लिखा है, तो वो ऐसे ही नहीं लिखा है। तो जो अगर आप देखें कि जब मसूर की दाल किसी भी दांत के मरीज को खिला के देख लो जरा, 5 दिन 7 दिन, वो उसका दांत कितना बढ़िया हरा होता है। तो ये सब चीजें वो है कि जब आप इन्हें ऑब्जर्वेशन में लाएंगे, उनके ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, तो फिर आपके ये ऑब्जर्वेशन में आएंगे कि हाँ भाई नहीं, ये इन चीजों से ये चीज बढ़ रही है, या इन चीजों से ये चीज घट रही है। अच्छा भाई, दूसरा एक ये जो सीजनल वेरिएशन है, यानी फसूल के जो असरात हैं वो इसमें सबसे ज्यादा आते हैं, क्योंकि बाद मौसम ऐसे हैं कि जिनमें इरखा पैदा करते हैं, जिसमें तो जब इरखा पैदा होता है तो मसामात जिल्द जो है वो कुशादा हो जाते हैं, जिनसे मादे ज्यादा तहलील हो जाते हैं, और या वो फुजलात तहलील हो जाते हैं तो मर्ज जो है वो थोड़ा सा खिफ्फत आ जाती है। इसके बरखिलाफ जब वो मसामात मशदूद हो जाते हैं या उनमें तजय्युक हो जाता है बाद मौसम में, तो उस वक्त वो मवाद जो है वो जिसमें मोहतविस हो जाते हैं, या उनकी मिकदार बढ़ जाती है और मस्जिद में शिद्दत आ जाती है। तो इस तरह से मसामात जिल्द और उन पर असर अंदाज होने वाले अवाबिल, एक चीज ये है स्किन डिजीज की। दूसरी इसकी चीज की डिजीज ये है स्किन डिजीज में के गिजा और गिजा के फुजलात का अंदाजा लगाना। तीसरी चीज ये है कि मादे की कैफियत का अंदाजा लगाना। मादे की कैफियत से यहाँ मेरी मुराद ये है कि उस मादे में किवामी कैफियत क्या है, किवामी कैफियत के अलावा जो बाकी जो कैफियत हैं उसमें लजा है नहीं है, या उसमें काल कैफियत है या नहीं है, उसमें हिद्दत है या नहीं है। इस लिहाज से कैफियत का अंदाजा लगाना। दूसरी चीज ये है कि मादे की के मकाम का अंदाजा लगाना। तो बाद मरतबा मादा जो है वो पूरे जिस्म में मुंतशिर होता है, बाद मरतबा मकामी होता है। अगर पूरे जिस्म में मुंतशिर है तो आप यकीन जानिए कि वो जिगर के अलावा कहीं से नहीं आ रहा है, तो उसमें आपको जिगर की इस्लाह लाजमी है। अगर कोई भी मादा ऐसा है कि जो पूरे जिस्म में मुंतशिर है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जब मुंतशिर मादा है तो वो जिगर से बनने वाली वो किल्त या वो जो मवाद हैं वो जिगर से पैदा हो रहे हैं, जिगर में साले किल्त की पैदाइश
नहीं हो रही है और वो किल्ट जब पूरे जिस्म में जा रहा है तो हर उससे अपनी गिजा हासिल कर रहा है, तो वहां वो ज्यादा फुजलात पैदा कर रहा है। तो अगर कोई बीमारी जिल्द की ऐसी है कि जो अमूमी है, तो उसमें जिगर की इस्लाह भी लाजमी होती है, या उसमें यूं समझ लीजिए आप कि जिगर उस मर्ज में शामिल है और आपको जिगर की इस्लाह करनी पड़ेगी। तो अब जब आप यूं कहते हैं कि साहब ये खून की खराबी है, तो खून पैदा आखिर हुआ कहाँ था? खून पैदा होकर तो जिगर से ही आया है ना। तो जब जिगर से खून पैदा होकर आया है, तो वो जिगर की खराबी की वजह से उसमें खराबी है, या फिर उस मादे की वजह से उसमें खराबी है जिससे वो पैदा हुआ है? तो यहाँ फिर अगर आप वापस जाए तो फिर वही आता है कि या तो वो गिजा खराब थी जिससे वो मादा पैदा हुआ, या खून पैदा हुआ, या फिर जिगर खराब था। इसीलिए अतिब्बा बाज मर्तबा ये कहते हैं कि आलाए हज्म की खराबी से भी हज्म खराब होता है। खिल्त की में फसाद कभी कभी आजाए हज्म की खराबी से होता है। अब आजाए हज्म की खराबी मिजाज की हो या उसकी साख्त की हो, तो उसमें भी अगर कभी कभी खराबी आती है, तो आजाए हज्म की खराबी होगी या फिर गिजा की खराबी होगी, तो ये चीज आपको देखनी है। तो इस तरह से जब आप ये जो चंद बातें, जो बुनियादी बातें हैं स्किन डिजीज की या अमराज जिल्द की, जो तिब में बुनियाद की तौर पर है, वो मैंने बातें आप लोगों को बताई हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं बताऊं आपको कि अगर आप किसी भी स्किन डिजीज में जो गलीज गिजाएं हैं, जैसे दही, दही को बहुत अच्छी गिजा समझा जाता है, साहब ये हाजिम है, ये है, ये है, पता नहीं क्या क्या सिफात बता के आप जो है वो दही पर मरीज को डालते हैं। लेकिन दही से गलीज गिजा कोई नहीं है। दही के जो फुजलात हैं वो दही में सब, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बरूदत इतनी लिए होती है कि वो, और जो चीज बारिद है वो हाजिम हो जाए, ये बात समझ में हमारी नहीं आई आज तक। तो इस तरह की जो गलीज गिजा है जो मरीज मुस्तकिल तौर पर खाते हैं, दही है, पनीर है, ये खास तौर पर आजकल मटर आ रही है, मटर का इस्तेमाल, छोले, राजमा, उड़द की दाल, मसूर की दाल, गोभी है, बैंगन है, भिंडी है, ये वो सब तमाम चीजें हैं कि जिनकी वजह से जल्दी अमराज में, या जो यो कहा जाए, क्या कहा जाए उसे, अनप्रोसेस्ड फूड जो हम खाते हैं, ये तमाम के तमाम वो गिजाएं हैं कि जिनके फुजलात हमेशा गलीज ही बनेंगे। और जब इनसे गलीज फुजलात बनेंगे तो वो कहीं ना कहीं मोहतविस जरूर होंगे। तो इसलिए जल्द इन चीजों का एहतियात लाजमी है स्किन के अमराज में। इसके अलावा भी जो गिजा आपको लगता है कि भाई ये गिजा ऐसी है कि जिसमें गिलजत है, और गिलजत होने की सबसे बड़ी जो पहचान है वो लजूजत होती है, कि अगर किसी भी गिजा में कोई चिपचिपा मवाद है तो वो उसका जो मादा है वो सही हो नहीं सकता। मतलब ऐसी चीजों को मदावमत के साथ, यानी कंटिन्यूअस अगर आप यूज करेंगे, तो फिर जो है वो अपना असर दिखाएगी जरूर। हाँ, ओकेजनली यूज में कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके, ओकेजनली आप खा लीजिए, खिला लीजिए। लेकिन अगर ये कोई आदमी इन चीजों को मुस्तकिल खा रहा है, और फिर एक जो मसला स्किन डिजीज में जो है, एक जो तिब्बा इस पर भी अच्छा खासा जोर देते हैं, वो है पेशा। पेशे से मुराद यहाँ मतलब मैं बताऊंगा आप लोगों को कि ये देखें आप कि मरीज की जो रहन सहन है या उसकी जो रहन सहन की आदत है वो कैसी है, यानी जिसे आजकल अंग्रेजी में सेडेंटरी मोड ऑफ लाइफ कहा जाता है, एक तो ये है, और एक है लेबर मोड ऑफ लाइफ। अब जब आज के अगर आप देखें, बाज बाज इस ऐसा लाइफ स्टाइल है कुछ लोगों का कि उन्हें धूप लगती ही नहीं है, उन्हें पसीना आता ही नहीं है। तो जिस आदमी को के जिस्म को धूप ही नहीं लगी, या धूप से मेरी मुराद ये नहीं है कि भाई खाली वो धूप में बैठ जाए, मेरी मुराद ये है कि उसके जिस्म को हरारत पहुंची ही नहीं, माहौलियाती हरारत, जो कि एक तहल्लुल का बहुत बड़ा जरिया है। तो ऐसा आदमी के जिसके जिस्म को हरारत, बैरूनी हरारत पहुंची ही नहीं, वो धूप में वो चला नहीं, उसने कोई रियाजत करी नहीं, वो सिर्फ साय साय में रह रहा है और चलना फिरना उसका बहुत ही महदूद है, तो ऐसे लोगों में
स्किन डिजीज के होने के इम्कानात बहुत ज्यादा होते हैं। और आप अगर ऑब्जर्व करना शुरू करें आज के बाद से, अगर आप देखेंगे तो आपको अमूमन उन लोगों में हम स्किन डिजीज ज्यादा मिलेंगी जो सेडेंटरी मोड ऑफ लाइफ है और इस तरह की ग़िज़ाएं ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अब उनमें मसामात की जो कुशादगी है उसके कोई इम्कान, कोई या कोई सबब उनमें होता ही नहीं है। तो इसलिए ये आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि इनमें कोई मादे के इखराज की सूरत बनी ही नहीं है। इसीलिए मतलब या तो अभी इनमें आप ये मवाद अपने जो खारिज कराते दलक के जरिए से कराते या हमाम के जरिए से कराते, तो या रियाजत के जरिए से करते हैं। तो अब रियाजत भी क्या है साहब के, जिम जा रहे हैं तो जिम में भी क्या है, एसी लगा हुआ है। तो भाई वहां आपने जिस्म के अंदर की हरारत तो आपने वो कर दी, लेकिन बाहर से तो मसामात तो कुशादा नहीं हो पाए। मसामात तो उस बरूदत की वजह से जो बाहर आई हुई है उसकी वजह से मुनकबिज ही है। तो इस तरह के जो ये आजकल पैराडॉक्सिकल जो चीजें हो रही है जिस्म के लिए, इन पैराडॉक्सिकल चीजों की वजह से भी जो है जिल्द के अमराज की जो है कसरत होती जा रही है। और इन चीजों पर भी तवज्जो देनी चाहिए। तो इसीलिए जो लेबर क्लास है उसमें जो आपको अमराज मिलेंगे वो बिल्कुल उनसे मुख्तलिफ हैं कि जो ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं उनमें जो बीमारियां होती हैं। तो इस तरह से जो अमूमन देखे आप कि ये जो अमूमी अमराज है वो मुश्किल से मिलते हैं, इनमें अमूमी अमराज ज्यादा होते हैं। तो भाई इसलिए मेरा जो आप लोगों से दरख्वास्त है डॉक्टर साहब वो यही है कि जब आप स्किन डिजीज में को देखें तो ये जो मैंने आपको उसूली बातें बताई हैं, इन उसूली चीजों को ध्यान में रखते हुए आप इलाज शुरू करें। अच्छा, अब इलाज में बाज जगह तफ्तीह मसाम जो है वो ही काफी हो जाता है। यानी अगर आप मसामात को कुशादा कर दे, जो मुफत्ते मसाम अद्विया है जैसे तुख्मे खरबजा है, इसका इस्तेमाल बड़ा मौसर होता है बाज बत्तवा। तो तफ्तीह मसाम अगर आप कर दे तो उसी से काफी हो जाता है। तब तफ्तीह मसाम का सबसे बड़ा जरिया जो है वो क्या था हमारे पास, हमाम था। तो हमाम अगर नहीं कर सकते तो कम से कम सनबात तो करा लो। तो कुछ ना कुछ कराओ, कब भाई गुसल करा लो आप गर्म पानी से, उससे भी मसामात में कुशादगी आती है। तो इस तरह की चीजें, कुछ चीजों को इख्तियार करना पड़ता है। जैसे तब आप देखें, हमने जब हम लोग बेंगलोर गए तो अपने वहां देखा कि हर इंसान जो है वो गर्मी हो सर्दी हो वो गर्म पानी से नहा रहा है। तो अब ये जो गर्म पानी से नहाना वहां हम देखा, तो हमने भी कोशिश करी कि भाई ये जानना जाए कि क्यों नहा रहे हैं ये। तो तब तुम्हारी समझ में आया कि भाई यहाँ का जो माहौल है वो ऐसा है और यहाँ की जो ग़िज़ाएं हैं वो ऐसी हैं। अब क्या है वो कड़ी पत्ता और या पता नहीं क्या वो सांभर वाभर सा बनाते हैं वहाँ। कड़ी पत्ता उनकी हर चीज में इस्तेमाल होता है, खटास हर चीज में इस्तेमाल होती है। तो अब इतनी बरूदत खाने वाले लोग अगर वो गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें तो उन्हें जाहिर है कि वो बरूदत से मुताल्लिक अमराज जल्दी हो जाएंगे। इसीलिए आप अगर आप देखे जा करके नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में अमराज मफासिल की जो प्रीवेलेंस है वो बहुत एंटायरली डिफरेंट मिलेगी आपको। इसी तरह से इसकी अमराज वहां जो है आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे और बहुत खबीस किस्म के अमराज जो है जिल्दी अमराज या खबीसा जो है वो आपको साउथ इंडिया में ज्यादा देखने को मिलेंगे बनिस्बत नॉर्थ इंडिया के। तो यहाँ नॉर्थ इंडिया में जो, अच्छा फिर ये है कि भाई जो लोग जो गाँव में जो लोग हैं उनमें कम है अमराज इस तरह के और बनिस्बत शहर वाले को। तो वहाँ क्यों है भाई, वहाँ इसलिए है कि वो थोड़ा सा लेबर हम लोग शहरियों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा कर लेते हैं, इसलिए उनके कुछ ना कुछ मवाद जो है वो तहलील हो जाते हैं। तो अब मवाद का जब तहलील का मसला आता है तो अब आप यहाँ सबसे पहले ही सोचते होंगे कि इसका मतलब हर हर मजहब में मुंजिज और मुसिल दे दिए जाए। तो मुंजिज और मुसिल का जहाँ इस्तेमाल है, मुंजिज और मुसिल का सबसे कम इफेक्ट जो आता है वो इसी में आता है स्किन डिजीज में। क्योंकि मुसिल के जरिए से कोई भी मुसिल ऐसा नहीं है कि जो इतना अमीक से जाकर के जज्ब कर लाए मादों को कि वो जिल्द के मवाद जो है वो हवा की तरफ ले आए। तो इसलिए ये कोशिश नहीं करनी चाहिए डॉक्टर साहब बहुत कि हम इसे हर स्किन की बीमारी में मुंजिज व मुसिल दे दें। हाँ अलबत्ता ये है कि थोड़े सा तलय्युन तबीयत का इसमें रोल होता है। इसीलिए बाद अतिब्बा ने सिब्र को इसकी हर स्किन डिजीज में इस्तेमाल करने की
बताया है कि भाई हर स्किन की कोई भी बीमारी हो, शिविर जो है उसमें कुछ ना कुछ कर देता है। तो वो शिविर जो का जो कुछ भी ना कुछ करना है, वो सिर्फ ये है कि भाई इधर वो हमा से जो है उन मवाद को निकाल देता है, जो मवाद हमा से जज्ब होकर के जिस्म में जा रहे थे। तो अब जब एक तरफ से यूं समझिए कि आप मवाद के काबू करने के दो ही तो तरीके हो सकते हैं, या तो उसकी तौलीद को कम कर दें आप, या उसे इखराज बढ़ा दें। तो अगर आप तौलीद कम करेंगे तो तौलीद करेंगे आप गिज़ा में तसर्रुफ करके। पर भाई अगर आप उसकी इखराज को बढ़ाएंगे तो वो इखराज आप बढ़ाएंगे इस्तफराग के जरिए। अब वो इस्तफराग अमूमी करते हैं आप या इस्तफराग खुसूसी करते हैं, ये हर मरीज के मर्ज के मुताबिक होता है। हर मरीज के मर्ज का एक अपना तकाजा होता है, उस तकाजे के मुताबिक ही आपको अपनी तदबीर इख्तियार करनी चाहिए, वो दवाई तदबीर हो या भाई ये जो बाकी जो तदाबीर हैं। अब तदाबीर मुस्तफ़िज़ा जब आप इख्तियार करते हैं तो उसमें ये देखना चाहिए कि भाई जो जिस चीज का हम इस्तफराग करना चाह रहे हैं, उसके इस्तफराग से हम किस हद तक इस मर्ज को काबू कर पाएंगे। कभी कभी खाली गिजाई तसल्लुफी काफी हो जाता है। अब जो कुछ अमराज ऐसे होते हैं कि भाई जिनमें जो ठीक नहीं होते, ये बात भी आपको मान लेनी चाहिए कि तिब जो है वो कुल नहीं है। तो तिब भी महदूद है, और कोई भी चीज जो है वह कोई भी सिस्टम ला महदूद तो है नहीं। तो हर चीज का इलाज, मुकम्मल इलाज तिब फराहम करे, ये तिब की जिम्मेदारी नहीं है। और ना ही आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप हर मर्ज का, कोई भी मर्ज हो उसका तिब्बी इलाज, शाफी इलाज करें। तो अपनी जो लिमिटेशन है, अपनी जो हदूद है, उन्हें भी देखना चाहिए। हर मर्ज का शाफी इलाज किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं होता। तो बाज इलाज बीमारियां ऐसी ही होती है कि जो सिर्फ काबू की जा सकती है। तो उन्हें आप भी मरीज को सीधा सीधा बताओ कि भाई काबू हो जाएगी, ठीक नहीं होगी। अब जड़ से उखाड़ना, ये जो एक हम लोगों ने अवाम के दिमाग में जो ये बात बिठाई है कि साहब तिब जो है वो मर्ज को जड़ से उखाड़ लाती है, तो ये भी चीज हमें हमारे लिए परेशानी का बायस बनी हुई है। भाई इसलिए तो सबसे पहले ये है कि मरीज का, जब आप मर्ज का तायुन कर लें, तो फिर उसके बाद आपकी जो एक जिम्मेदारी है वो ये भी है कि मरीज को उस मर्ज की आप ये बताएं कि भाई इसकी प्रोग्नोसिस क्या है हमारे यहाँ, तो किस हद तक ठीक होगा। अगर शाफी इलाज है तो आप उसे बिल्कुल तसल्ली के साथ बताइए भाई इसका शाफी इलाज हमारे यहाँ है। लेकिन कभी कभी शाफी इलाज मुमकिन नहीं होता, या शाफी इलाज मुमकिन क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता कि मिजाज गैर मोतदिल होकर इतना मुस्तहकम हो जाता है कि फिर आप उसे बदल नहीं सकते। और अगर आप उसे बदलने की कोशिश भी करते हैं तो फिर उसके लिए दवा कोई मुहैया नहीं होती। और दवा भी अगर मुहैया होती है तो वो दवा फिर मुजिर असरात इतने रखती है कि जिसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इसमें मैं आपको एक वाकया बता के बस ये अपनी बात खत्म करूंगा। ये जकरिया राजी ने अपनी आप बीती में लिखा है कि मैं एक गांव में गया, मेरे पास एक मरीज का वालिद आया और उसने मुझसे कहा कि आप, मेरा बेटा की तबीयत खराब है और आप उसे देख लें। कि मैं उसे देखने चला गया और मैंने जाकर के देखा, और देखने के बाद उसके वालिद साहब से कहा कि भाई अब ये बच नहीं पाएगा, आपको इसकी जो खिदमत विदमत करनी है कुछ 5-7 दिन, हफ्ता 2 हफ्ता देखना है, देख लो। इसका मर्ज जो है वो ऐसा है कि ये बच नहीं सकता, इसका इलाज नहीं है। तो जकरिया साहब लिखते हैं कि मैं, ये बात हो गई। इसके बाद करीब 20 साल के बाद के मेरा गुजर उसी गांव से दोबारा हुआ, तो मुझे ख्याल आया कि यार ये वो बच्चा था उस जमाने में मैं यहाँ आया था, तो लो उसके वालिद से मिलता चलूं, जिंदा होगा तो ताजियत कर लूंगा। तो ये ताजियत की नीयत से उसके घर पहुंचे, तो इन्होंने देखा कि वहां एक जवान लड़का इनकी खिदमत या जो मेहमान नवाजी में मशगूल है, और वो बाप इनके साथ बातचीत में मशगूल है। तो इन्होंने उससे पूछा, बाप से उसके, कि ये बच्चा कौन है? तो उसने कहा कि साहब ये वही बच्चा है जिसे आपने बताया था कि ये अब जिंदा नहीं रह सकता, इसका कोई इलाज नहीं है। तो जकरिया राजी साहब लिखते हैं कि मैंने उस बच्चे को बुला के फौरन पूछा कि ये बताओ तुमने सांप कब खाए? तो उसने कि मुझे बताया कि जब जिस दिन आप चले गए
बता करके मुझे तो मैं मायूस हो गया अपनी जिंदगी से। वह और के घर वाले मेरी वजह से बहुत परेशान थे। तो खादमा मेरे पास दूध लेकर आई, तो मैंने उससे कहा कि सामने दीवार में जो ताक बने होते थे उसमें रख दो, कि वो रखकर चली गई। थोड़ी देर बाद एक सांप आया, उसने उसमें मुंह डाला और दूध पिया या नहीं पिया ये तो नहीं, लेकिन उसने उसमें मुंह डाला। और मैंने सोचा कि बस अच्छा हो गया, अब ये जहर इसमें आ गया है, इस जहर को मैं पी जाऊं। कि मैंने वो दूध पी लिया। तो अब ये वालिद साहब बोले कि साहब यहाँ तक तो इसने बता दिया आपको, अब इससे आगे मैं बता रहा हूँ कि मैं जब सुबह इसे उठाने गया तो इसका बिस्तर इस तरह से पानी शराबोर था पसीने में, कि जैसे इसने बहुत पेशाब किया हो या इसके जिस्म से बहुत सा पानी खारिज हुआ हो। और कि जब हमने इसे जगाया तो ये बेहोश पड़ा हुआ था जब हम सुबह गए। कि हमें आपकी बात याद आई कि भाई वो तो शायद आज इसका आखिरी दिन है। कि लेकिन ये घंटे 2-3 घंटे के बाद उठा, और उठने के बाद ये बिल्कुल ठीक ठाक उठा। इसे हमने पूछा भाई क्या हुआ तुम्हें, कि मुझे कुछ पता नहीं क्या हुआ। बहरहाल के ये उठा ठीक था, और उस दिन से आज तक ये ठीक है। तो फिर जकरिया साहब ने कहा कि भाई मुझे पता उस दिन भी था कि इसका इलाज सांप का खाना है, लेकिन मैं इसलिए नहीं बता पाया कि आप एक मोतबर आदमी थे और मुत्तकी आदमी थे। तो मैंने आपको ये कहने की मैं हिम्मत नहीं कर पाया कि इसका इलाज कहाँ पे। और आप शायद मैं अगर कहता तो आप मुझे कह देते कि साहब सांप खाने से बेहतर तो है कि इसे मौत ही आ जाए। तो इस तरह से कभी कभी हम जो मतलब मिजाज को, तो उन्होंने लिखा है कि उसके मिजाज में इतनी बरूदत देखी थी मैंने कि उसका इलाज किसी दवा से मुमकिन ही नहीं था, इल्ला ये कि वो सांप का जहर इस्तेमाल करे। तो कभी कभी यही बात अमराज जिल्द में आती है कि कभी कभी इतना मुस्तहकम हो जाता है मर्ज कि उसका इलाज दवाओं से या दवा उस दर्जे की मुहैया नहीं हो पाती कि जिससे हम उसका इलाज करें। तो जो हमें दवाएं मुहैया है या जो दस्तयाब दवाएं हैं, इलाज तो हम उन्हीं से करेंगे। तो वो दवाएं कभी कभी उतनी मौसर नहीं होती उस मर्ज में, कि उस मर्ज का मुकाबला दवाओं से किया जा सके। तो और उस दर्जे की दवा जो उसके लिए मुनासिब होती है वो हमें दस्तयाब नहीं होती। तो इसलिए कभी कभी इन चीजों को हमें कबूल कर लेना चाहिए कि भाई हर मर्ज का इलाज हर हालत में हर मरीज में मुमकिन नहीं होता। तो इस तरह से जब आप स्किन में आए तो स्किन में ये नहीं है कि भाई इलाज बहुत मौसर इलाज तिब फराहम कर रही है, लेकिन हर मर्ज का हर मरीज में हर हालत में इलाज मुहैया करे ये मुमकिन नहीं होता है। बाद मरतबा आप जैसे मैंने आपको बताया कि भाई फसूल एतबा का वो आता है, यानी माहौलियात का जो है जिल्दी अमराज में बहुत बड़ा असर होता है। तो कभी कभी जो है ना ये चेंज ऑफ एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है। अब आप उसमें मरीज को कह के भाई तो अपना घर बेच के यहाँ से या पहाड़ी पहाड़ी इलाके में जाके मकान ले ले, तो वो चीजें कभी कभी इस तरह की मुमकिन नहीं होती। तो इसलिए अमराज जिल्द में जो हम इलाज कर कि भाई ये हम इलाज कर रहे हैं, किस हद तक हमें इसमें नतीजा मिलेगा और किस हद तक हमें इसमें कामयाबी हो पाएगी। और हम जो उसूल इलाज मुरतब कर रहे हैं वो उसूल इलाज मादे के, अब उसूल इलाज जब मुरतब किया जाता है तो वो यूं ही नहीं कर लिया जाता। उसमें मादे के, जैसे मैंने आपको बताया कि मादे का कि अगर मादी मर्ज है तो मादे की कैफियत देखो, उस मादे की कैफियत देखने के बाद उसकी फिर ये बाकी सिफात देखो, उसका मकाम देखो। अब उसका मकाम देखने के बाद फिर ये देखो कि अगर इस मादे को हमें खारिज करना है तो कहाँ से खारिज होगा, इस मादे की तौलीद कहाँ से हो रही है, तो तौलीद को रोकना है और मादे को खारिज करना है जिससे कि वो एतदाल पर आए। मिजाजी अमराज में मिजाज का ये देखना है कि मिजाज में जो गैर तबी कैफियत हो रही, गैर एतदाली कैफियत हो रही है, बेएतदाली हो रही है, वो किस हद तक है। वो जिस हद तक है उसी की मुनासबत से उसी की कैफियत के हिसाब से वो दवा का इंतखाब करना। तो ये तमाम चीजें हैं। और बस ये है कि बसामात की कुशादगी तो आपको हर जिल्दी मर्ज में करनी चाहिए, खास तौर पर वो मर्ज जो जिनमें सलाबत होती है या जिनमें यबूसत होती है। उन तमाम अमराज में सलाबत और यबूसत वालों में मसामात की कुशादगी और खास तौर पर गर्म पानी का इस्तेमाल जो है वो बहुत
मौसर होता है। इसीलिए कभी कभी आप देखें कि दाद के किसी मरीज को अगर दाद है, खासतौर पर बच्चों में अगर दाद है, तो उसका इलाज सिर्फ इतना ही काफी होता है कि आप उसे गर्म पानी से दिन में 3-4 बार कपड़ा भिगो के गर्म पानी से उसकी सिकाई करा दी, तो कभी कभी इसी से वो हो जाता है। तो खास तौर पर जो याबी अमराज है जिल्द के, उनमें रतूबत पहुंचाने के लिए गर्म पानी को बहुत बढ़िया चीज है गर्म पानी है, तो इसलिए उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और भाई बाकी जो है गुसल है, गुसल का से भी बहुत से जल्दी अमराज जो है वो ठीक होता है, खासतौर पर गर्म पानी से गुसल अगर किया जाए। तो पहले हमाम था, जिसकी जगह अब हमाम तो है नहीं, तो वहाँ ये चीज आप करा सकते हैं। तो वो बहरहाल ये वो तम चंद बातें थी जो मैं आप लोगों से जल्दी अमराज के ताल्लुक से करना चाह रहा था। अब रही बात नुस्खों की, नुस्खा जो है ना, ये एक चीज में और बताऊं मैं आपको, इसे नसीहत समझ लो या भाई मशवरा जो भी, कि कभी भी किसी के नुस्खे के पीछे मत पड़ो। हमेशा अपना उसूल इलाज मुरतब करो, अपने लिहाज से दवा जो आपको दस्तयाब है उससे मुंतखब करो। और जब आप उसूल इलाज मुरतब कर लोगे तो दवा तो आपके सामने खुद ही आ जाएगी। उसमें ये जरूरी नहीं होता है कि आप किसी का भी नुस्खा लेके उसे इस्तेमाल करें। क्यों? इसलिए नुस्खा नहीं लेना चाहिए किसी से भी, कि नुस्खे जो लिखे गए हैं, जो किताबों में भी लिखे हैं, वो सब चीजें बतौर मिसाल लिखे गए हैं, बतौर इलाज नहीं लिखे गए हैं। तो इसलिए कभी भी किसी मर्ज के इलाज के लिए दवाओं का इंतखाब करते हुए किसी किताब के नुस्खे की या किसी मुजर्रब नुस्खे की ट्राई मत करें आप लोग। क्योंकि जो भी चीज लिखी गई है वो बतौर मिसाल लिखी गई है, बतौर इलाज नहीं। दूसरा एक जो इसमें खराबी हुई है वो ये कि ये नहीं लिखा गया कि इस मर्ज की, जिस मर्ज के मरीज में हमने ये दिया, उस मरीज की कैफियत क्या थी। तो वहां केस रिपोर्ट नहीं लिखी गई है, सिर्फ एक उसूल इलाज के तहत चंद दवाओं का तज़किरा हुआ है और उन दवाओं की तरकीब का। तो इसके अलावा किताबों में कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए किसी के भी नुस्खे के पीछे नहीं जाना चाहिए, ना किसी किताब के नुस्खे के पीछे चलना चाहिए। नुस्खा हमेशा अपना तरतीब देना चाहिए। उसी अगर आप अपना तरतीब दोगे, इससे आपके का जो एतमाद भी बहाल होगा, और फिर उस नुस्खे में आप मर्ज की शिद्दत खिफ्फत के लिहाज से कमी बेशी भी कर पाएंगे। ठीक है भाई डॉक्टर साहब, जजाकल्ला खैर, आप लोगों ने कुछ तवज्जो से सुना। सलाम अलैकुम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत ही जामे लेक्चर था, और जिसका जो थीम है सर, मैं जो मेरे स्टूडेंट्स भी इसमें जुड़े हुए हैं और हम सर के खुद स्टूडेंट रहे हैं, और ये बात मैं बहुत बार कहता हूँ स्टूडेंट से भी, और आपने बहुत ही तंबी के तौर पर ये बात कह भी दी कि कभी हमें नुस्खों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि स्किल डेवलप करनी है हमें अपने अंदर कि हम उसूल इलाज बना सकें। और इसीलिए इस लेक्चर का जो मकसद है ना, जनरल मैनेजमेंट, वो था भी यही कि हम जनरल मैनेजमेंट सीखें। हमने नुस्खे पे बात ही नहीं की, यूनानी उसूल इलाज क्या है, जो स्किन डिसऑर्डर का जनरल, ताकि हमें वो स्किल डेवलप हो और हम नुस्खों के पीछे ना भागते हुए अपने ही नुस्खे बनाने के लायक बने। तो ये एक बेहतर हमने आपसे सीखी भी, और मैं इसको बहुत आगे फॉरवर्ड करता हूँ। जो मेरे स्टूडेंट है, कलीग है, मैं उनको अक्सर ये बात कहता भी रहता हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। और मैं जानता हूँ कि आपके पास वक्त नहीं था, सफर में थे आप, उसके बावजूद आपने हमें इतना वक्त दिया। अरे अरे सबसे पहले अरे लेक्चर डॉक्टर के साहब, ताल्लुक पूरे से पूरे पूरे रास्ते इसकी नहीं कहीं अमराज याद करता आया था मैं तो आप लोगों को कुछ बता सके। सर, अब तो चलो भाई, आपको, मैं ये समझता हूँ कि आपको तो कभी कुछ याद करने की जरूरत है नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो खुद ही चीजें आपके चलो सामने भाई, आती मेरा रहती कोई है। सवाल और अकबल वो देख लो भाई। जी जी सर, हाँ, बस पहले सबसे पहले मैं पार्टिसिपेंट से माफी चाहता हूँ कि क्योंकि हमारा स्लॉट बहुत लिमिटेड था, 100 पार्टिसिपेंट्स था, बहुत परेशान रहे लोग ज्वाइन करने के लिए। तो अगली बार हम ये कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि हम ना टाइम स्लॉट और ये जो स्पेस है इसको बढ़ा के 200 के या 250 के आसपास करें। तो बहुत लोग परेशान हुए इसमें, क्योंकि हमारा स्लॉट फुल हो गया था बीच में। तो अगली बार हम ये कोशिश करेंगे कि बेहतर तरीके से इसको और इसका रेंज हम बढ़ा लें, क्योंकि आप लोगों की जो मोहब्बत है और तिब से वो जाहिर हो रही है, और आप लोग सीखना चाहते हैं, तो इससे हमारा भी हौसला बढ़ रहा है। और इसको हम कोशिश करेंगे आगे कि इसका स्लॉट हम बढ़ा लें। और
दूसरी चीज, सर ने जैसे कहा कि जिसके जो क्वेश्चंस हैं, तो मैं डॉक्टर हारून है हमारे टेक्निकल हेड है यहाँ पर फिलहाल, डॉक्टर हारून से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जिस सीरीज में सवालात रखे हैं लोगों ने, उनको उस लिहाज से उनके सवालात आप रखते जाएं, वन बाय वन करके। कोई भी डायरेक्ट सवाल नहीं पूछें, आप अपने चैट बॉक्स में डाल दें या डॉक्टर हारून से आप रिक्वेस्ट कर लें, वो आपको अलाउ करेंगे। तो एक वन बाय वन करके, जिसने प्रायोरिटी वाइज, जिसने पहले सवाल पूछा उसका पहले सवाल ले जाए। डॉक्टर हारून सुन रहे हैं मुझे आप? जी सर। हाँ, क्वेश्चन आप अपने सीरियल वाइज क्वेश्चन रख दीजिए आप सर के सामने, फिर जवाब इंशाल्लाह आते रहेंगे। सीरियल वाइज मैं कहना चाहूंगा सर, सबसे पहले जो सवाल है वो है कि सोरियासिस के बारे में डॉक्टर मोहम्मद शमीम अख्तर खान साहब ने पूछा है कि सोरियासिस में कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ यूनानी मेडिसिन क्या होगी अगर पेशेंट बलगमी है। तो जब आप बलगवी खुद ही बता दे रहे हो तो मुझे बताने की क्या गुंजाइश बची भाई मेरी? भाई बलगम की मैंने आपको उसूल बता दिया कि बलगम की तौलीद को रोकना है गिजाओं में तसल्लुफ करके, और बाकी है कि जो बलगम पैदा हो गया है, जो मोहतविस है, उसके इखराज की तरफ तवज्जो करनी है। अब उसके इखराज को जब आप करेंगे, तो वो इखराज आप हमाम के जरिए करते हैं या जिल्द के जरिए करते हैं या किसी दूसरे चैनल के जरिए करते हैं, वो आपको देखना है। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि तिब में सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि आप ये देख लें कि तबीयत क्या किस तरफ मायल है। तो तबीयत अगर का कहते हैं ना, जतीफा की तबीयत का मैलान देख लो, तो तबीयत का मैलान देखते हुए उस बलगम को आप उस तरफ से खारिज कर सकते हैं जिस तरफ तबीयत का मैलान हो। लेकिन अगर आप तौलीद भी रोक देंगे या तौलीद को भी कम कर देंगे, तो भी शायद वो बलगम जो बचा है उसे तबीयत खुद खारिज कर ले जाए। तो सबसे पहले तो एक ये है कि तबीयत को मौका जरूर देना चाहिए कि तबीयत अपने आप जो मादा है उसे किसी भी चैनल से अपने आप खारिज कर ले। जब आपको ये लगने लगे कि ये खारिज होने लगा है, तो फिर आप उस तरफ उसकी मावनत कर दें उसमें। अब ये इसमें मैं आपको डॉक्टर साहब एक सबसे बड़ी चीज ये बताऊंगा कि अगर आप मरीज का जिस दिन इलाज शुरू करते हैं उस दिन से उसके पेशाब का मुआयना शुरू कर दें, और पेशाब के मायने में आपको सिर्फ रसूब देखना है कि रसूब कहाँ है। तो रसूब किससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि ये मादा खारिज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर रसूब जो है जिस दिन तय नशीन हो जाए, उस दिन यूं समझ लोगे आप कि आपका इलाज मुकम्मल हो गया है। अब आपको जरूरत नहीं है, अब तबीयत जो है इस मादे को खारिज कर देगी कहीं ना कहीं से, क्योंकि पेशाब के अंदर तय नशीन रसूब उस मादे के जो आपका जेरे इलाज मादा है उसके रसूब अगर पेशाब में जाहिर हो और वो तय नशीन हो जाए, तो ये मुकम्मल नुज की अलामत है। और जब मुकम्मल नुज हो जाएगा तो फिर यकीनन वो कहीं ना कहीं से तबीयत उसे आसानी के साथ खारिज कर ले जाएगी। आपको ज्यादा तकलीफ करने की जरूरत उसमें है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दूसरा सवाल है डॉक्टर राबिया का। वो पूछना चाहती हैं कि इक्थायोसिस का यूनानी ट्रीटमेंट। अब मैंने पहले सबसे शुरू में यही कहा था आप लोगों से कि ये जो मॉडर्न की डायग्नोसिस पे यूनानी ट्रीटमेंट है ना, ये ना करके आप अपने लिहाज से देखा करो उसे। तो अगर इख्थायोसिस का आप देखेंगे कि साहब इख्थायोसिस में तो ब्लिस्टर भी है और ये भी है और वो भी है, फिर आप उसकी पैथोलॉजी पे जब आप जाओगे तो साहब सेलुलर डिसोल्यूशन हो रहा है, तो फिर जाओ अपना इम्यून सप्रेशन करो। इख्थायोसिस का तो ये है। लेकिन ओके पहले सर। आप उस इख्थायोसिस को तिब में लेके आओ, तिब के लिहाज से वो क्या है। तो ओके सर। नेक्स्ट। इसीलिए आपको शुरू में यही कहा था कि भाई ये जो मॉडर्न वाली वो लेके आते हैं हमारे पास और आप उस पे इलाज करने लगेंगे, तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। फिर बहुत सी चीजों में जहां मॉडर्न ये कह देती है कि भाई इसका कोई इलाज हमारे पास नहीं, तो वहां तो आप खुद ही दिल बर्दाश्त हो जाते हैं कि यार मॉडर्न के पास इलाज नहीं तो हम क्या करेंगे। तो इसलिए भाई सबसे पहले थायोसिस में आपको करना ये है कि मैंने शुरू में बताया था कि मादा जो है ना कभी कभी अकाल हो जाता है। तो वो मादा इतना हिद्दत या लजा उसमें इतनी हो जाती है कि वो उन साख्तों को तहलील करना शुरू कर देता है जहां वो मोहतविस होता है। तो वो तहलील शुदा मादे जो है ना, कभी अगर जिल्द की सतह पे हुआ तो जख्म बना देता है, और अगर जिल्द की नीचे हो या जिल्द में अमीक हिस्से में हो
तो वहां से वो मादा जो जाहिर होता है जिस्म के ऊपर, वो बतौर छाले के जाहिर होता है। तो ये जो इफ्थायोसिस जो है, इसे आप साइटोलाइसिस ना समझ के यूं समझ लो कि इसका जो सबब है ऐसा लाजे और अकाल मादा है कि जो साख्तों को तहलील कर देता है, या साख्तों को क्या कहते हैं, डिजोल्व कर ले रहा है। और वो साख्तें डिजोल्व होने के बाद फिर वो रतूबत की शक्ल में बाहर जाहिर हो रही हैं। तो इसका जो सबसे पहला जो इलाज है वो ये है कि उस मादे की हिद्दत को आपको कम करना है। अब मादे की हिद्दत को कम करने के लिए द बेस्ट जो चीज है वो आशेजो है। सर नेक्स्ट जो सवाल है वो डॉक्टर एहसान रऊफ साहब का है। वो पूछ रहे हैं कि डॉक्टर चलो, एहसान रऊफ साहब का सवाल है, वो कह रहे हैं कि फंगल इन्फेक्शन ऑफ स्किन का उसूल इलाज। एंटी फंगल of any branded company is the best treatment of fungal infection of skin. डॉक्टर साहब जिनका ये सवाल है, डॉक्टर हारून जिनका भी ये सवाल है ना, यहाँ पे एक बात समझने की, सर ने जैसे बताया ना कि हम जब इलाज पूछे ना तो हम यूनानी की डायग्नोसिस पे बात करें। अगर आप फंगल इन्फेक्शन पूछेंगे तो यूनानी में तो कोई एंटी फंगल होता ही नहीं है, तो आप तो मादे की बात करें। जो यूनानी का उसूल इलाज अगर हम जानना चाहते हैं तो यूनानी की जो डिजीज है ना उस पर हम थोड़ा वजाहत करके पूछें तो समझ में आएगी बात। एंटी सर फंगल वो तो किसी डॉक्टर साहब ने जो है जल्दी अमराज फर्मेंटेड के वो लिए है, ये किसी जो बुक छिड़के के बारे आजकल में पूछा था, तो उनका जवाब डॉक्टर अमजद सैफी ने दिया है कि वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इत्तलाकी कुल्लियात जो कि प्रोफेसर डॉक्टर जुल्किफ्ल सर के जरिए लिखी गई है उसका उससे राब्ता करें और वो बुक पढ़ लें। दिस बुक इज बेनिफिशियल फॉर क्लिनिकल प्रैक्टिस ऑफ यूनानी मेडिसिन। डॉक्टर अमजद सैफी का कहना है कि इत्तलाकी कुल्लियात जो बुक है वो फायदेमंद रहेगी अमराज के उसूल के मुशाहदे के हाँ, लिए। उसमें उसमें अच्छे खासे चीजें कवर करने की कोशिश की थी भाई मैंने। किस हद तक कर पाया हूँ ये तो तलबा ज्यादा बेहतर बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम। सर ये बुक मैंने माशाल्लाह जो है, आई एम डॉक्टर अमजद सैफी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हकीम अब्दुल हमीद यूनानी मेडिकल कॉलेज देवास। सर अच्छा ये भाई। सर की बुक है इतलाकी कुल्लियात, मैंने माशाल्लाह 3-4 बार इसको पढ़ा है और इससे इतना बेनिफिट हुआ है मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी ओपीडी बहुत अच्छी चल रही है और प्योर यूनानी प्रैक्टिस करते हैं सर। बहुत बेहतर है, माशाल्लाह मैं माशाल्लाह। अपने सभी कुलीग के लिए कहूंगा कि वो इसको जरूर इसको एक बार पढ़ें। और एनआईएम बेंगलोर से आप इसको मंगा भी सकते हैं, वहाँ लाइब्रेरी में ये रखी रहती है। जजाकल्लाह खैर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें डॉक्टर हारून। दो जी क्वेश्चन और सर, ले लें, फिर हमारे जो टेस्टिमोनियल हैं, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं दो, वो भी मौजूद हैं, उनको भी हम फिर अपने ये जो आखिरी केस दो प्रेजेंटेशन में सवाल है ले सर लेंगे। जो मैं पूछना सर से पूछना चाहूंगा, मेरे जरिए जो भी पूछ रहे हैं। डॉक्टर शाहिदा रहमानी का सवाल है कि नुमला साइया का उसूल इलाज बताइए। हम्म। नमला साइया का उसूल निम्न इलाज। सही है। हाँ, देखो भाई, इसमें जो है ना, इसका उसूल इलाज जो है ना वो ये होगा कि जब ये मादा इसका अमूमन जो है वो उसमें हिद्दत बहुत ज्यादा होती है। तो उस हिद्दत वाले मादे को आपको सबसे पहला जो उसूल है इसमें वो ये है कि इसके हिद्दत की वजह से मरीज जो बेकरार रहता है उसकी उस चीज को आपको ज्यादा ध्यान में रहना होता है। तो इसलिए सबसे पहले उसकी हिद्दत को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। और उसकी हिद्दत को कम करने के लिए मुबर्रिदात का मकामी तौर पर इस्तेमाल और शरबन इस्तेमाल जो है वो इब्तदाई उसमें बिल्कुल लाजमी होता है। तो इसलिए कभी कभी जो है ना इसमें मकामी तौर पर जो दवाएं इस्तेमाल होती है वो अच्छी खासी, यानी तीसरे दर्जे तक की बारी दवाएं जो है वो भी अतिब्बा ने इसमें बताई हैं, वो इस्तेमाल कर लेनी चाहिए, जो कि इसमें बेकरारी इतनी होती है। और भाई दूसरा एक ये है कि जब थोड़ा सा सिम्प्टोमेटिक पेशेंट को रिलीफ मिल जाए तो उसके बाद फिर इस मादे को खारिज करने की और इसको की तौलीद को कम करने के लिए गिजा में तसद्दुफ करना चाहिए। और जो गिजाए शरबन दी जाती है उसमें सबसे जो बढ़िया दवा है इसके लिए, जो अक्सर किताबों में जो लिखी है, वो जुलाल तमर हिंदी। जुलाल तमर हिंदी जो है ना वो एक ऐसी दवा है कि जिससे इसमें अच्छा खासा इफेक्ट आता है। और एक मैं आपको बता दूं कि इसमें एक नुस्खा है जो बहुत मौसर देखा है मैंने,
इमली की कोपल और पीपला मोल। इमली की कोपल का मतलब वो जो बिल्कुल ताजी ताजी पत्ती निकली होती है ना, वो। और पीपला मोल का हम वजन का सफूफ इसमें आप मर्ज की शिद्दत के लिहाज से 2 बार 3 बार दिन में मरीज को दे सकते हैं। अच्छा, एक भी चीज पे आपको एक बताऊं मैं आपको कि जर्नल प्रैक्टिस में स्किन की वो तमाम डिजीज जिनमें मादे में हिद्दत होती है, उनमें आप अपना यूं समझो कि ये बना लो अपना उसूल के माउस शहीद आपको देना ही देना है, जुलाले आलू बुखारा देना ही देना है। शुक्रिया सर। एक आखिरी तो सवाल जो है अभी वो अभी अभी क्वेश्चन पीपला आंसर बोर्ड सेशन हार का। है कब का वो आया था, मैंने जी पीपला बोर्ड हम वजन उसके साथ बताया है, वो उसकी हिद्दत को तोड़ देता है, उसकी हरारत को कम करके एतदाल पर ले आता है। इमली की कोपल जो है वो इतनी बारिश होती है कि वो पीपला मोल की हरारत को एतदाल पर ले आती है। तो यहाँ मिजाज के इलाज में ये बात तो खास तौर पर जरूरी होती है कि कहीं हाथ मिजाज का इलाज करते करते आप बाधित ना कर दो उसे। शुक्रिया सर। वक्त और सवाल रख सकते हैं तो फिर हम उसको डिटेल में सवाल आपको उसमें आंसर करेंगे। और जो लोग नहीं देख पाए हैं या बीच में ज्वाइन किए हैं इस लेक्चर को, इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, इसको हम अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे, वो आपको मिल जाएगी। नंबर 3, हर एक पार्टिसिपेंट को इसमें एक ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। एक फीडबैक फॉर्म है, वो इसमें चैट बॉक्स में आप देख लीजिए। उस फीडबैक फॉर्म को आपको भरना है, और जो डिटेल उस फीडबैक फॉर्म में आप भर देंगे उसके अकॉर्डिंग फिर हम आपको विद इन 1 डे आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा देंगे। और इसमें नेक्स्ट जो हमारे इसमें एक एक सेक्शन बचता है, वो ये है, इसमें हम टेस्टिमोनियल लेते हैं 2 एक्सपर्ट्स के, जो सर ने भी उसूल इलाज बताया उस डिजीज से ताल्लुक से, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे कुछ कलीग हैं, स्टूडेंट्स हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जिन्होंने यूनानी प्रैक्टिस में रहते हुए कुछ बीमारियों का, स्किन डिजीज का ट्रीटमेंट किया है, उनको हम 2 टेस्टिमोनियल्स लेंगे, ताकि हमें प्रैक्टिस के लेवल पे भी ये बात मालूम हो जाए कि हमारे रिजल्ट्स जो है वो कितने बेहतर हैं, और किस तरह से हमें यूनानी तरीका इलाज के जरिए से रिजल्ट्स मिलते हैं स्किन डिसऑर्डर में। तो सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूंगा, डॉक्टर जाहिदा सदफ हैं, क्योंकि ये हमारे साथ कनाडा से जुड़ी हुई हैं, और बहुत इनके पास टाइम थोड़ा कम है, वहाँ थोड़ा अलग टाइमिंग का इश्यूज है। तो मैं, अगर डॉक्टर जाहिदा सदफ हैं तो वो प्लीज अपना माइक जो है अनम्यूट करें, और अपने केस के बारे में थोड़ा डिस्कस करें, हमारे पार्टिसिपेंट्स को बताएं कि यूनानी उसूल इलाज में बहुत अच्छा प्रैक्टिस करती हैं ये। पहले यहाँ इंडिया के अंदर ही भोपाल और हैदराबाद में प्रैक्टिस किया करती थी, और ऑनलाइन कंसल्टेशन करती हैं अभी ये, और बहुत अच्छे यूनानी प्रैक्टिशनर्स में से हैं, इनका अपना चैनल भी है, और ऑनलाइन कंसल्टेशन करती हैं। तो मैं डॉक्टर जाहिदा सदफ से दरख्वास्त करूंगा कि अगर वो ज्वाइन है तो अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर करें, अपने केस को शेयर करें हमारे पार्टिसिपेंट के साथ। डॉक्टर जाहिदा जी सदफ, सर। आप अवेलेबल हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी जी, मैं हूँ यहाँ पे। वालेकुम सलाम। अस्सलाम अच्छा, वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और जुल्किफ्ल सर को स्पेशल सलाम और बहुत अच्छा लेक्चर दिया, जैसा कि वो हमेशा करते हैं। और सबसे पहले अकमल सर, मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे मैं अपना टेस्टिमोनियल देने के बजाय मैं जुल्किफ्ल सर के बारे में ही बताऊँगी, क्योंकि उन्होंने मेरे बेटे का ट्रीटमेंट किया था और माशाल्लाह बहुत अच्छे से किया था। तो आप लोग मेरे टेस्टिमोनियल्स तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे देख सकते हैं। लेकिन मैं सर के आगे इतनी छोटी हूँ और मेरे सीनियर अकमल सर भी यहाँ पे हैं। तो मैं उनके सामने अपने टेस्टिमोनियल्स रखूँ, वो बहुत ही गलत बात हो जाएगी। तो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि आई थिंक कि 5 से सा 6 साल पहले मैं सर के पास बैंगलोर एनआईयूएम गई थी। मेरे बेटे को 2 साल की एज से ना थोड़ा ज़ीक़ुल नफ्स और वीज़िंग का प्रॉब्लम था, बार-बार सर्दी होती थी, ज़ुकाम होता था। और जब हमने उसका ट्रीटमेंट एलोपैथिक में किया, जो कि मुझे, जब मैं पढ़ाई भी कर रही थी और मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी यूनानी की, तो जब मैंने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और उसको
चीजें, मतलब जो दवाएं स्टेरॉइड वगैरह देना शुरू करे, तो उसकी वजह से उसको बार बार पित्ती उछलने जैसी प्रॉब्लम हो जाती थी, बार बार अर्टिकेरिया होता था। तो उसके दौरे पड़ जाते थे चेहरे पे, जब भी वो नेबुलाइज करता था तो उसको ये प्रॉब्लम आती थी। तो फिर मुझे मेरे एक फेलो, मेरे कॉलेज के सीनियर थे जिनका भी कबीर फार्मेसी है, डॉक्टर जुबैर ने मुझे जुल्किफ सर से मिलवाया, और मैं स्पेशली बेंगलोर उनके पास इस काम के लिए गई। और माशाल्लाह उन्होंने जो दवा दी, ये मेरा खुद का टेस्टिमोनियल है, और मैंने उनसे दवा ली अपने बच्चे के लिए। और अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि ना तो उसको किसी तरह की कोई वीजिंग है, ना उसको किसी भी तरह की कोई स्किन प्रॉब्लम होती है। और उन्होंने बहुत ही माशाल्लाह बहुत अच्छे से देखा, उसे समझा, और कुछ ही मुख्तसर दवाएं और ग़िज़ा मुझे बताई, कि जैसे उन्होंने कहा था कि अंजीर का और सफ़ेद मिर्च का इस्तेमाल करें। और इसके अलावा उन्होंने मुझे एक सुफ़ूफ़ बनाने के लिए, जो कि खुद के लिए, क्योंकि आप सब ट्रीटमेंट पूछते हैं ना, इसलिए मैं ये शेयर कर रही हूँ। जबकि मैंने यही समझा है अपने सीनियर से कि उसूली इलाज जो होता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब हम किसी भी मर्ज़ को समझेंगे और हम मरीज़ को समझ लेंगे, उसकी कैफ़ियत जान लेंगे, उसका मिज़ाज समझ लेंगे, तो ट्रीटमेंट हमारे पास अल्लाह की तरफ से खुद ब खुद आ जाएगा, उसे कभी भी हमें ढूँढना नहीं पड़ता। अगर आपको सारे मिज़ाजों की और मुफ़रद और मुरक्कब पता है तो। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे एक बहुत ही सिंपल सा ट्रीटमेंट दिया था मेरे बेटे को। तो उन्होंने इसमें पुष्कर मोल का, अतीस का और इन इन कुछ दवाओं का इस्तेमाल करवाया था, और माशाल्लाह से उसको बहुत ही उसमें आराम मिला। इसके साथ शरबत उन्नाब दिया था सर ने, और इसी बहुत ही छोटी-सी प्रिस्क्रिप्शन थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसको बहुत उसे रिलीफ मिला। ना तो उसको व्हीज़िंग होती थी, ना मुझे बार-बार नेबुलाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती थी। तो एक ये, और फिर मैं दूसरा भी फिर कि खत्म हो गई क्या मीटिंग? मैम आपकी तरफ से थोड़ा नेटवर्क इशू, जी, नेटवर्क है आपकी तरफ। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करें। जी, तो इसके बाद में एक और जो मैंने ही ट्रीटमेंट दिए अपने पेशेंट्स को एक्ने के लिए, और उसका जो भी जो फ़ॉर्मूला था वो भी ज़ुल्किफ़्ल सर का ही बनाया हुआ है। उसमें उन्होंने मुझे पता चला था थ्रू एनी ऑफ दिस काइंड ऑफ लेक्चर ओनली, कि हमने गुलाब की पंखुड़ियाँ और सेंधा नमक और कलौंजी का इस्तेमाल उनका पेस्ट बना के करना है, और उसके अंदर भी इसके साथ एक और एक चीज़ थी, शायद मैं भूल रही हूँ। तो ये पाउडर मैं हमेशा अपने साथ बना के रखती थी, और इसका भी मैंने जब अप्लाई करवाया अर्क़ गुलाब में मिला के, तो एक्ने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। जिनको भी है ना पिंपल्स होते थे और उसके साथ-साथ उनके जो निशानात पड़ जाते थे, तो उसमें भी उनको इससे बहुत फ़ायदा हुआ था। तो ये 2 चीज़ें जो हैं, और माशाल्लाह ज़ुल्किफ़्ल सर के तो बहुत सारे ऐसे नुस्खे हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो सभी लोग जानते होंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे उनका, सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं आपको पहले भी बहुत बार थैंक यू बोल चुकी हूँ, लेकिन फिर से बोलूँगी, और आज बहुत सारे लोगों के सामने बहुत शुक्रिया है आपका कि आपने माशाल्लाह इतना अच्छा इलाज किया। और सर के तो मतलब उनका जो इल्म है वो बहुत ही लाइक इट्स लाइक ओशन। तो हम बोल नहीं सकते वो कितना ज़्यादा जानते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट से ज़्यादा अगर आप उनसे उनकी चीज़ें पूछें, उनका एक्सपीरियंस के बारे में जानें और उनके लेक्चर्स को डीपली समझें, तो मेरे हिसाब से आप ज़्यादा गेन कर सकेंगे सर के लेक्चर्स से। शुक्रिया बहुत-बहुत। शायद मेरे पास 2 ही मिनट थे। नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सदफ। और आप चूंकि कनाडा से में है अभी, और आपने वहां से में वक्त दिया, बहुत उसके लिए खास तौर पे आपका शुक्रिया। जी, और जहाँ तक जज़ाकल्लाह सर की खैर। बात है, सर इन सब चीज़ों पे, जो कि मैं सर के बहुत स्टूडेंट भी रहा हूँ और करीब भी रहा हूँ, तो सर बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं थैंक यू में। सर का थैंक यू सिर्फ ये होता है कि जो वो सिखा रहे हैं, स्किल्स डेवलप करा रहे हैं, आप उनका यूज़ करें। और जैसे आपने आज टेस्टिमोनियल दिया, आपके स्टूडेंट भी ऐसे टेस्टिमोनियल देना शुरू कर दें, तो सर का थैंक यू अपने आप हो जाता इंशाअल्लाह। है। सही बात है, बिल्कुल, मैंने बहुत सीखा है माशाल्लाह उनसे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब जज़ाकल्लाह हमारी खैर। एक और कलीग हैं, डॉक्टर रीना आजमी, झारखंड से हैं ये। तो अगर वो अवेलेबल हैं तो मैं दरखास्त करूंगा उनसे कि वो आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, और उसके बाद इंशाल्लाह हम अपने प्रोग्राम के एंड की तरफ चलेंगे। डॉक्टर रीना आजमी अगर अवेलेबल हैं।
तो प्लीज आए अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। 2 मिनट लगेंगे सर, 2 मिनट में ज्वाइन करेंगे मैम। अच्छा, ठीक है। तो इससे अब हालांकि ये चूंकि शेड्यूल में नहीं था, इसलिए मैं भी एक अपना टेस्टिमोनियल शेयर कर देता हूँ। अगर जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, उन्होंने अगर देखा हो तो 2 दिन पहले मैंने एक स्टेटस लगाया था। उसमें एक मेरा पेशेंट था बेसिकली। तो उसका जन्मदिन था, नॉन मुस्लिम पेशेंट है वो, और सोरियासिस थी उसको। और खुद वो मतलब वो सीनियर नर्स है यहीं पर एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर। हॉस्पिटल का नाम मैं जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ। और जिन डॉक्टर के अंडर में वो काम करते हैं वो खुद डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। और उसका स्टेटस जो था, उसने ये लगाया था कि दुनिया में 3 लोग हैं जिनको मैं ईश्वर मानता हूँ। हालांकि ये हमारे माइथोलॉजी के खिलाफ है। तो अपने वालिद साहब के बारे में कहा, अपने चाचा के बारे में, क्योंकि वो 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका था अपनी बीमारी की वजह से। और क्योंकि उसको बहुत दिक्कत थी, सोरियासिस की उसकी प्रॉब्लम थी, तो काफी ट्रीटमेंट मिला लेकिन ठीक नहीं हुआ। उसके फादर ने उसको थोड़ा कन्विंस किया, कंसोल किया, और फिर वो मेरे पास किसी जरिए से आया। और अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैंने पहले काउंसलिंग की, और उसके बाद उसका सोरियासिस का जो सिंपल इलाज है, जो सर जैसे बताया करते हैं, सर का जो उसूली इलाज है कि आप हतमी, जो सर ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है कि हतमी डायग्नोसिस पे ना जाएं, कि ये बिल्कुल डायग्नोज कर ही लें आप। बहुत बार ऐसा होगा, और मैं ये स्टूडेंट को बताता भी हूँ कि हमेशा डायग्नोज कर लें आप केस को, ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। तो आप कैफियत को समझ लें, उसकी माहियत को समझ लें और कैफियत को समझ लें, और खिल्त को थोड़ा समझने की कोशिश करें कि किस तरह की इसमें खिल्त इन्वॉल्व हो रही है। जैसे एक सिंपल सा, अगर उसमें खुजली है, उसको इचिंग हो रही है, तो सफरावियत होगी उसके अंदर। भारीपन है तो बलगमियत होगी। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज अगर आप बहुत सुपरफिशियली इसको समझ लें, तो आपको उसूल इलाज बनाना आसान हो जाएगा और इलाज भी आसान हो जाएगा। तो मैंने बहरहाल उसको मकामी तौर पे लगाने के लिए पहले मैंने जो उसको नुकोए शाहतरा इस्तेमाल कराया तादिल मिजाज के लिए, उसको तकरीबन 21 दिन। उसके बाद माजुन उशबा अ, और हब्बे अयारिज हम 4 दिन उसमें इस्तेमाल करते हैं मादे के इखराज के लिए। यानी कि आप 21 दिन उसको नुकोए शातरा, और आखिर के 4 दिन उसमें मादे के इखराज के लिए हब्बे अयारिज, क्योंकि हब्बे अयारिज जो है वो अखलात सलासा की मुसल। उसके बाद हमने उसको मकामी तौर पर जो इस्तेमाल कराया था वो रोगन गुल और रोगन कमीला मिलाकर उसकी इचिंग के लिए। और जो उसको दिक्कत हो रही थी इचिंग और जो ऊजिंग उसको हो रही थी, और एक वक्त उसको हमने लगवाया मुकामी तौर पर मरहम काफूरी और हब्बे मुसफ़ी खून, और एक जिगर की इस्लाह के लिए, जो सर ने कहा जो तबीयत जो आप के कुव्वत तबैया जो है बगैर खराब हुए, जैसे सर ने कहा था कि बगैर कुव्वत तबैया खराब हुए कोई भी स्किन डिसऑर्डर नहीं हो सकता। तो हमने कुव्वत तबैया को ठीक करने के लिए उसको एक लीवर सिरप हमने स्टार्ट किया था, यूनानी का ही। तो ये सिंपल सा उसूल इलाज था, और अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 महीने के अंदर वो बिल्कुल ठीक हो गया। और आप उस पेशेंट की आप कैफियत समझ सकते हैं कि उसने जो स्टेटस लगाया अपने जन्मदिन पर, उसमें खास तौर पर मेरा नाम मेंशन किया अपने वालिद के साथ कि ये 3 लोग मेरे लिए ईश्वर हैं, मुझे नई जिंदगी देने के लिए। तो वो नई जिंदगी कैसे, जो 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका था वो, और अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक हो गया। तो उसने बहुत बहुत शुक्रिया इस अंदाज में मुझे कहा। तो ये मेरा एक टेस्टिमोनियल है, क्योंकि वो सर का ही उसूल इलाज जो सर बताया, जैसे सर कहा करते हैं, और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ हमेशा कि आप स्किल डेवलप करिए, उसूल इलाज बनाइए। हालांकि अगर आप देखें तो सोरियासिस का जो उसका ट्रीटमेंट किया हमने, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई अलग से दवाई इस्तेमाल नहीं की। जो नॉर्मली हम दवाई इस्तेमाल करते हैं वही की। उसूल इलाज क्या था? तादील मिजाज, तस्फिया दम, तकवियत जिगर। ये उस सिंपल सा उसूल इलाज था, और उसी से उसको अल्हम्दुलिल्लाह, और काफी सारे पेशेंट इसी से ठीक हुए हैं। डॉक्टर रीना आजमी अवेलेबल हो गई है क्या? जी सर, मैम अवेलेबल है, आप प्लीज इनवाइट कीजिए। जी प्लीज। डॉक्टर रीना आजमी झारखंड से हैं और बहुत अच्छी प्रैक्टिशनर हैं, और बहुत मेहनत कर रही हैं झारखंड के अंदर। इसलिए मैंने स्पेशली इनको कॉल किया, जब जो कि मैं इनकी मेहनत देखता रहता हूँ वहाँ पर। तो मैंने हालांकि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, और मैंने बहुत इनसे माजरत के साथ कहा कि आप जितना टाइम मुझे दे सकें, ताकि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पता लगे कि हमारे जो प्रैक्टिशनर हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, यूनानी का जब ट्रीटमेंट करते हैं तो कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो डॉक्टर रीना आजमी आप अवेलेबल हैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें प्लीज। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये स्टेज मिला, और दूसरा, सर ने जो अभी कुलियात के ऊपर लेक्चर दिया, मुझे लगता है कि वो सफिशिएंट था। इसमें और आगे बोलने की जगह ही नहीं बचती है। मुझे शायद बहुत कुछ सीखने को मिला है आज सर से, और मैं महरूम रह गई कि मैं उनकी शागिर्द नहीं हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ।
सबसे पहले अभी मैं देख रही थी जैसे कि अभी सब डॉक्टर्स के बीच में बातें चल रही थी कि किस तरीके से आप यूनानी की तरफ रुजू करें, आप यूनानी प्रैक्टिस में जाएं। खाली मॉडर्न प्रैक्टिस से आप लोगों को सबको मालूम है कि साइड इफेक्ट्स होते हैं कहीं ना कहीं उसके। तो मैं यही चाहती रहती थी कि मैं खुद भी यूनानी में प्रैक्टिस करूं और लोगों को भी कहूं कि मैं अब यूनानी में प्रैक्टिस करने के बाद में एक कामयाब हकीम बन चुकी हूँ। ये आप लोग भी कोशिश कीजिए। बस मेरा यही रहता था हमेशा कि मैं इस तरीके से काम करूं कि लोग मुझसे भी कुछ सीखे और मैं बहुत कुछ उन लोगों से सीखूं, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरे पास जैसे कि अभी मैं बहुत कम वक्त लेते हुए आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि मैं मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है। तो मेरे पास जिस तरह से पेशेंट्स आते हैं वो ज्यादातर अभी फिलहाल एक टॉपिक है मेलाज्मा। अक्सर अभी जो मैं बताती हूँ, कुछ दिन पहले एक लड़की आई थी मेरे पास में, उसकी शादी होने वाली थी। तो वो बोलती है मेरे चेहरे पे इस तरह के दाग हो गए हैं और मुझे वो परेशानी है, क्योंकि मैं मेकअप कर चुकी हूँ पहले से और मैंने ब्लीच किया है, मैंने स्टेरॉइड क्रीम यूज किए हैं, मतलब काफी कुछ वो ले चुकी थी, ओरल भी, और उसने अपनी स्किन पर भी काफी क्रीम आजमाई हुई थी। उसकी स्किन काफी हद तक खराब हो चुकी थी। तब मैंने उसको बुलाया क्लिनिक पर और उसको बैठ के आधा घंटा मैंने उससे उसके बारे में पूरी तरह से पूछा कि उसको क्या क्या परेशानियां हैं। तो किसी भी पेशेंट से अगर आप पूरी तरह से, जब तक आप उसका पूरा हिस्ट्री नहीं ले लेते हैं, क्योंकि वो पेशेंट ने मुझे बताया कि उसे थायराइड भी है और उसका डाइजेशन खराब रहता है। तो मेरे समझ में आ गया उस वक्त कि इसको वजह क्या है, क्योंकि कोई भी पेशेंट मेरे पास आता है तो मैं उसकी डाइट से लेकर उसका डाइजेशन, उसको कौन सी डिजीज है, अगर तो उसकी दवा खा रहा है कि नहीं खा रहा है, कौन सी डिजीज है, कोई स्टीरॉइड्स क्रीम वगैरह तो यूज नहीं कर रहा है, उसको कोई गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर उसका लाइफ स्टाइल क्या है, वो सब जानने की कोशिश करती हूँ मैं सबसे पहले। और उसके बाद पेशेंट का जब मैंने देखा कि उसका लाइफ स्टाइल बहुत डिफरेंट है, क्योंकि वो हर वक्त एसी में रहने वाले पेशेंट है, जो डाइजेस्ट भी नहीं होता है खाने, क्योंकि वो टहलती भी कम है, उसको सिर्फ खाना होता है, सोना होता है। तो इस तरीके का लाइफ स्टाइल था उसका और फास्ट फूड पे बहुत डिपेंड थी। उसको कॉन्स्टिपेशन अक्सर रहा करता था। तो मैं समझ गई कि इस तरह की उसको शिकायत है, तो सबसे पहले हमें उसको खत्म करना होगा। स्किन पे कुछ अप्लाई कराने से पहले सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट इसी तरह से किया जाए कि इसने जो तकलीफें बताई और हमने जो डायग्नोस किया है उसके बेस पर सबसे पहले हमें इसे मेडिसिन चलाया जाए। यूनानी मेडिसिन हमने स्टार्ट किया, लेकिन पेशेंट सेटिस्फाई कभी कभी नहीं हो पाते कि सिर्फ खाने से कैसे ठीक हो जाएगा, मेरे फेस पे कुछ लोकल एप्लीकेशन के लिए भी दीजिए। तो जैसे कि अभी सब लोग नुस्खे मांगना शुरू किए थे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सर ने भी बताया अपने कुलियात की स्पीच में कि लेक्चर में कि इस तरह का कुछ भी ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि एक पेटेंट नुस्खा है तो उसी से एकदम आपको ठीक हो जाना है। सबकी स्किन अलग तरह की होती है और सबकी स्किन में कौन सी चीज सूट करेगी वो डिपेंड करता है कि आपकी स्किन किस तरह की है। तो उसमें फिर मैंने जैसे जैसे पेशेंट आता रहा, फिलहाल इस पेशेंट की बात कर रही हूँ, तो मैं स्किन इसकी अच्छी नहीं थी, काफी रफ थी, तो मैंने इसको कुछ नुस्खे बताए। जैसे सबसे पहले तो मैंने इसको बोला कि आप संतरे का जो छिलका होता है उसका सफूफ बना लें और उसमें सुहागा बिरिया कर लें, उसको मिला लें, और उसके बाद उसमें 1 चम्मच तकरीबन बेसन डाल लें और शहद या गुलाब जल मिला के पेस्ट बना लें, उसको फेस पे अप्लाई कीजिए। तो उसने इसी तरीके से करना शुरू किया और साथ में मैंने दवाइयाँ भी यूनानी की देना शुरू की। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। अल्लाह का शुक्र है, अभी उसकी स्किन काफ़ी हद तक अच्छी हो चुकी है, जो कि मेरे चैनल है कि यूट्यूब पर डॉक्टर इनाज भी के नाम से, उस पर भी मैं शेयर करती रहती हूँ। और इसके अलावा मैंने उसकी डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। मैंने कहा आपको डाइट में आप क्या क्या खाती हैं, तो जाहिर सी बात है वो जो डाइट ले रही थी वो फास्ट फूड थे, उसमें काफ़ी कुछ रेड मीट वगैरह भी उसने इंक्लूड किया हुआ था और वो पानी बहुत कम पीती थी। तो उस हिसाब से मैंने उसको उसकी डाइट शीट बना के दी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो काफ़ी ठीक है। फेस पर अप्लाई करने के लिए बीच बीच में एक पानी आता है, डाब का पानी, नारियल पानी जिसे बोला जाता है, उससे बोला मैंने स्किन साफ कर सकते हैं आप, उसे रोज वाटर से साफ कर सकते हैं। फिर जैसा कि आप देख लें उसमें कि वो किस मिजाज की हैं,
तो मिजाज के हिसाब से भी फिर उसका इलाज करना मुमकिन ज्यादा सही हो जाता है कि आप मिजाज देख चुके हैं उसका, फिर आप समझ चुके हैं उसकी पूरी हिस्ट्री ले चुके हैं, उसके बाद आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं। दूसरी चीज सर ने कहा था, एक चीज मैं रिमाइंड कराऊंगी, रेजिमेंटल थेरेपी सर ने कहा था कि हिजामा या लीच ये इसका पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है कि बिल्कुल ये कराने से वो ठीक ही हो जाएगी। तो सर ने बिल्कुल ठीक कहा था कि सिर्फ लीच से या सिर्फ हम किसी चीज को पेटेंट कर दें कि हम इससे ठीक हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पेशेंट के पीछे मेहनत करनी पड़ती है, उससे पूछने के बाद में, उसकी पूरी हिस्ट्री लेने के बाद में फिर आप अपनी दवाइयों का इंतखाब करें, उसके बाद में उसे मेडिसिन चलाएं और उसको सेटिस्फाइड करें आप कि आप ठीक हो जाएंगी, क्योंकि उसका पॉजिटिव रहना सबसे बड़ी मेन चीज होती है कि वो पॉजिटिव किसी भी चीज को लगी कि मेरी स्किन ठीक हो जाएगी, उसे यकीन आ जाता है अपने डॉक्टर पर, तो वो और ज्यादा जल्द ठीक होती है। हेलो। जी जी, कंटिन्यू करें, आपकी आवाज आ रही है। जी। तो इसी तरह से काफी पेशेंट्स रहे हैं मेरे पास में, और आपका जैसे कि अभी मेन टॉपिक ही यही था, पोटेंशियल ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड जनरल मैनेजमेंट ऑफ स्किन डिसऑर्डर्स एंड इन यूनानी मेडिसिन। तो सर के जो इलाज का तरीका है वो मुझे बहुत पसंद आया, और मैं यही कहूंगी कि सर के इलाज के हिसाब से ही आगे हम सारे लोग ट्रीटमेंट करें तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा उसमें फायदा पहुंचेगा। और मुझसे कुछ भी सवाल पूछना चाहें तो आप मेरे चैनल पर, या डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अकमल साहब, आप उनसे कांटेक्ट करें। सर ने जैसा कि बोला है, डॉक्टर अकमल सर ने, कि वो उसका जवाब दे देंगे, आपको मेल कर देंगे। और फिर से वही कहूंगी, उसूल इलाज, मिजाज, उसकी कैफियत, इन सब का ख्याल रखते हुए आप आगे यूनानी में दिल लगाकर प्रैक्टिस कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शिफा देने वाले, शिफा जरूर मिलेगी। जी डॉक्टर साहब, मैं इजाजत चाहूंगी क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि मैं ज्यादा और आगे बोल जी पाऊंगी। बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपनी बीमारी की हालत में भी हमें वक्त दिया, हमारे प्रैक्टिशनर को, और इस प्लेटफॉर्म को इज्जत बख्शी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक यहाँ पर एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि एक हमारे बहुत सीनियर फेलो हैं, हमारे उस्ताद की हैसियत रखते हैं, और आप रिटायर्ड जॉइंट एडवाइजर यूनानी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैं, सैयद असद पाशा सर। सैयद असद पाशा सर हैं, और उन्होंने मैसेज बॉक्स में, चैट बॉक्स में मैसेज डाला है स्पेशली कि मैंने बहुत लेट, मैं सिर्फ जुल्किफ सर का नाम दे के मीटिंग ज्वाइन किया, और वो बहुत खुश हुए, और उन्होंने ये बात कही भी अपने मैसेज में कि इस तरह के प्लेटफॉर्म होने चाहिए, और मैं ये चाहता हूँ कि प्रैक्टिशनर जो है इस तरह के प्रैक्टिस अब अडॉप्ट करना स्टार्ट करें यूनानी को, और वो बहुत खुश भी हुए इसको देखकर। बहुत सीनियर फेलो हैं हमारे, रिटायर हो चुके हैं। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके इस मैसेज के लिए और इस हौसला अफजाई के लिए, और इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और यही मकसद है इस प्लेटफॉर्म का कि हमारे जो प्रैक्टिशनर हैं वो यूनानी की तरफ आए। अपने प्रोग्राम को बिल्कुल लास्ट में जाते हुए मैं हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स का भी, और हमारे स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा हमारे उस्ताद मोहतरम जुल्किफ सर का, कि वो यहाँ पर हमारे बहुत शॉर्ट टाइम में, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी इस लेक्चर के लिए, वो सफ़र में होते हुए भी उन्होंने अपना लेक्चर दिया और अपना टाइम दिया, और पार्टिसिपेंट्स का खास तौर पे, क्योंकि बिल्कुल लास्ट तक जो है वो बने हुए हैं हमारे साथ। और बिल्कुल मैं एक बार फिर से माजरत चाहता हूँ कि हम चूंकि इसका स्लॉट बहुत कम था, 100 के आसपास ही स्लॉट था, हम इसको पूरी तरह से सारे लोग शामिल नहीं हो पाए। नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे इस स्लॉट का जो स्पेस है हम बढ़ाकर 200 से 250 पार्टिसिपेंट्स को इसमें शामिल किया करें, क्योंकि आपके जज्बात के एतबार से ही हम इसमें, बहुत सारे लोगों के सवालात भी इसमें रह गए, चूंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, और आप लोग जुड़े रहे इस वक्त तक, इसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जिनके सवालात रह गए हैं, तो मैंने कहा कि हमारा टेलीग्राम चैनल है ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस, उस टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, अपने सवालात उस पर रख दें, उसके हम बाकायदा तौर पे इंशाल्लाह जवाब देंगे, जैसे भी हमें सर से जवाब देना मिलेगा, और जिस तरह से भी हम आपके सवालात के जवाब दे सकते हैं वो हम देंगे। अपने प्रोग्राम के आखिर में चूंकि इस पूरे सिस्टम को डेवलप करने में, इस प्लेटफॉर्म को डेवलप करने में हमारे सीनियर हजरात और हमारे खासतौर पर हमारे जूनियर स्टूडेंट्स जो इस मीटिंग को अरेंज करने में, जो बैक साइड से जो नजर नहीं आते लेकिन बहुत मेहनत करते हैं, और जो लोग पार्टी, डॉक्टर फरज चौधरी अगर अवेलेबल हैं तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि वोट ऑफ थैंक्स हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स का अपने फॉर्मली तौर पर
मीटिंग से पहले सबका शुक्रिया अदा कर दें, और हमारे जो टेक्निकल विंग के मेंबर्स हैं, हमारे तमाम जो ऑल इंडिया यूनानी तिब्बती कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स हैं जो इस पर मेहनत कर रहे हैं, उनका एक फॉर्मली तौर पर शुक्रिया अदा करें। डॉक्टर फरज चौधरी सर अवेलेबल हैं क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सबसे अस्सलाम। पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सभी लोगों का जो लोग इसमें जुड़े आज पार्टिसिपेंट हैं, और सबसे ज़्यादा मैं शुक्र अदा करता हूँ डॉक्टर अकमल साहब का कि जिन्होंने आज जनाब मोहतरम प्रोफेसर जुल्किफले सर से आज उनका जो है लेक्चर सुनने का शर्फ हासिल हुआ। अगर हम इस प्लेटफॉर्म पर ना जुड़े होते तो शायद उनसे मुलाकात या उनसे ये लेक्चर सुनने का जो है शर्फ हासिल नहीं होता। इसके अलावा मैं टेक्निकल विंग के जो लोग हैं, हमारे जो विंग है, और ख़ास तौर से जो बॉयज़ हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है, और ये जिस तरीके से इसको चला रहे हैं बहुत बढ़िया बात है, माशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे। और हमारा जो मकसद था कि यूनानी को आगे ले जाना और यूनानी को ख़ास तौर से आम आदमी तक पहुंचाना, और जो दूसरी पेथियां हैं उनके बराबरी तक या उनसे और आगे ले जाने का जो काम हम करना चाहते थे, या इसके अलावा और भी बहुत से काम हैं जो हमें और करने हैं, लेकिन वो और जो अदर विंग्स हैं या हम लोग और जो एजिटेशंस हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, खैर वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल जिस स्पीड से हम लोग ये काम कर रहे हैं और जो आप लोगों ने ये प्लेटफॉर्म दिया है, आज सेकंड लेक्चर है, तो मैं बहुत 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 मुबारकबाद के आप लोग मुस्तहिक हैं, मैं मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। और ऑफिशियली मैं फाइनली आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, तमाम पार्टिसिपेंट्स का, इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए और अपना शौक और ज़ौक सीखने के लिए। मैं बहुत आप सभी का शुक्रगुजार हूँ कि कोई भी प्रोग्राम तभी सक्सेसफुल होता है जब उसमें सीखने वाले लोग उससे जुड़े और उस अपना जो है उसमें ज़ौक दिखाएं, सीखने के लिए, सीखने की चाहत दिखाएं, तो वो प्रोग्राम सक्सेसफुल होता है। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सीनियर लोग हैं हमारे, जो कलीग्स हैं, जूनियर्स हैं, वो जुड़े हुए हैं अपना वक्त निकाल कर। डॉक्टर मोहम्मद अली मंसूरी हैं, ये बहुत सीनियर फेलो हैं और हमारे जूनियर रहे हैं माशाल्लाह। और बहुत सारे लोग, और मैंने जैसे भी नाम लिया सैयद असद पाशा सर का, वो जॉइंट डायरेक्टर रिटायर हो चुके हैं, जॉइंट डायरेक्टर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में। वो स्पेशली आके उन्होंने मैसेज हमें दिया कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग और इस तरह से जुड़े रहें। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि जो लोग यहाँ पर अपने सवालात नहीं पूछ पाए हैं, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप जुड़ें, उसको सब्सक्राइब करें, अपने सवालात पूछें, और इंशाल्लाह जो भी आप सजेशन देंगे इसमें कि जिस जिस तरह के लेक्चर्स रखने हैं उसको हम अरेंज करेंगे ज़रूरत के एतबार से। आप अपने मशवरे देते रहिए, तो इंशाल्लाह हम आगे भी इस पे काम करते रहेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और आगे भी हम इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते रहेंगे और सीखने और सिखाने का ये सिलसिला इंशाल्लाह हमेशा जारी रखेंगे। सर एक बहुत मिनट। बहुत जी। सर मैं बताना चाहूंगा सर की जानिब से कि चैट बॉक्स में जो हमारे पिछला लेक्चर था उसका यूट्यूब का लिंक अवेलेबल है, आप इसको वहां से कॉपी करके आसानी से देख सकते हैं। और पहला लेक्चर जो है आईबीएस का वो यूट्यूब पर अवेलेबल है। हाँ, ये भी एक इन्फॉर्मेशन है कि जो भी रिकॉर्डिंग, जो बीच में लोग जुड़े हैं, पूरा प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, पूरा लेक्चर नहीं सुन पाए हैं, उनके लिए इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। तो आप इस चैनल के थ्रू, जो हमारा ऑल इंडिया यूनानी तिब्बती कॉन्फ्रेंस का यूट्यूब चैनल भी है और टेलीग्राम चैनल भी है, इस पे वो लेक्चर सुन सकते हैं। और विद इन 1 और 2 डेज, क्योंकि एडिटिंग में थोड़ा टाइम लगता है, ये जो लेक्चर है आज का, इसको भी आप उस प्लेटफॉर्म से सुन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद भाई, मोहम्मद अली। खैरियत से है सर आप? जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बढ़िया।